पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे लोगों को बात शुरू कर देते हैं कि इंडैमिनिटी का सेक्शन डेफिनेशन क्या कहता है। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम। एक पार्टी दूसरी पार्टी को उसके लॉसेस से बचाने का, सेव करने का प्रॉमिस करती है। अब ये लॉसेस उसको क्यों हुए, या तो बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, प्रोमिसर की खुद की वजह से, या फिर कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। इट इज अ मैटर ऑफ इंडैमिनिटी। और ये एक टिपिकल टाइप का कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई लॉसेस हुए तो भरना पड़ेगा, नहीं तो नहीं भरना पड़ेगा, बराबर। अब प्रोमिसर हिमसेल्फ में आपको याद हो तो हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोई मान लीजिए मेरा नेबर है और मुझे अपने घर में रिकंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो मैं अपने घर को पूरा कह सकता हूं कि रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूं, उससे पड़ोस वाले के घर में कुछ भी नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं, मे बी। तो मैं उसको प्रॉमिस करता हूं कि भाई मैं आपको इंडैमिनिटी देने को तैयार हूं, आपके सारे डैमेजेस को मैं देने को तैयार हूं। इट इज अ मैटर ऑफ इंडैमिनिटी। कई बार होता है किसी और के नुकसान की वजह से, ठीक है। जब हम लोग कंपनी में हमारा शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया और हमने डिमांड किया कि सर हमको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दिया जाए, तो हम कंपनी को इंडैमिनिटी बॉन्ड फिल करके देते हैं, बराबर से। इंडैमिनिटी बॉन्ड फिल करके देने का मतलब कि कंपनी हमको अभी इंडैमिनिटी नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दे, कल को अगर किसी ने कंपनी के अगेंस्ट केस कर दिया या कंपनी को उस वजह से कोई नुकसान उठाना पड़ा तो वी आर रिस्पॉन्सिबल टू पे, हम पे करेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ प्योरली इंडैमिनिटी। अब इसमें जिस पर्सन को इंडैमिनिटी दिया गया है वो हमारा इंडैमिनिटी होल्डर होगा, और वो क्या रिकवर कर सकता है प्रोमिसर से या इंडैमिनिफायर से। ऑल डैमेजेस विच ही मे कंप्लीट टू पे। जो भी कुछ नुकसान हुआ इंडैमिनिटी होल्डर का वो प्रोमिसर से रिकवर करेगा। कल को अगर मान लीजिए कि उस पर्सन के अगेंस्ट में जो हमारा इंडैमिनिटी होल्डर है कोई केस चला, तो उस केस में उसका जितना भी एक्सपेंसेस लगा वो सारा रिकवर कर सकता है। और कुछ भी ऑल सम विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी सूट, हर कुछ जो भी आपने उसके लॉसेस को बचाने के लिए प्रॉमिस किया था, उसके लॉसेस के सारे अमाउंट के लिए जो भी यहां पे प्रॉमिसर होगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यानी इंडैमिनिटी होल्डर अपना सारा डैमेजेस, कॉस्ट वगैरह जो है वो रिकवर कर सकता है प्रॉमिसर से। ही अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। अब हमने कहा सर ये सूट की रिकवरी कैसे होगी। आपको एक एग्जाम्पल याद हो, बहुत सीधा सा एक एग्जाम्पल हमारा था कि मान लीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट है एक्स और वाई के बीच में। एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया है कि तुम जेड के साथ में डीलिंग करो, ठीक है। अगर Z के साथ डीलिंग करने में तुमको कोई भी लॉस उठाना पड़ा या कल को Z का पैसा नहीं चुका पाए और Z ने तुम्हारे ऊपर केस किया तो वो सारे एक्सपेंसेस मैं बियर करूंगा, बराबर। तो कल को अगर Y को कोई भी नुकसान उठाना पड़ा, कोई डैमेजेस लग गए, उसके ऊपर सूट फाइल हुआ, सूट का खर्चा हुआ, उसको कुछ पैसा चुकाना पड़ा, इन सबको वो Y से रिकवर कर सकता है। ये सारे राइट है हमारे इंडैमिनिटी होल्डर के पास में, ठीक है, बराबर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारंटी बच्चे लोगों। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड टू डिस्चार्ज लायबिलिटी इनकर्ड बाय अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। यहां एक्स जो है मेरे इसी एग्जांपल में इस बार एक्स वाई को प्रॉमिस नहीं कर रहा है, वो जेड को प्रॉमिस कर रहा है कि आप वाई के साथ डीलिंग करिए, वाई को माल उधार पे दीजिए, उसको पैसा उधार पे दीजिए, अगर ये नहीं पे कर पाया तो मैं पे करूंगा। और बाद में एक्स जो है वो वापस वाई से रिकवर कर लेगा। हमारा सीधा सीधा सा फंडा है। तो it is a contract to perform the promise made of discharge liability incurred by third person in case of default। तीन पार्टीज होती है बच्चों। गारंटी देने वाले पर्सन को हम श्योरिटी बोलते हैं, जिस पर्सन के लिए गारंटी दी गई है उसको डेटर बोलेंगे, और जिस पर्सन को गारंटी दिया गया है द पर्सन टू whom the guarantee is given is called creditor, ठीक है। अब एक सवाल खड़ा होता है बहुत अच्छा सा कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी के लिए कोई कंसिडरेशन है क्या। तो हम कहते हैं यस, जो चीजें भी डेटर के लिए कंसिडरेशन है वही मानी जाएंगी श्योरिटी के लिए भी कंसिडरेशन। एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड और बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग गारंटी। मान के चला जाएगा कि जो आप कंसिडरेशन डेटर को दे रहे हैं एक तरह से मान के चलो कि वो श्योरिटी को ही दे रहे हैं। ये लॉ प्रिजम्पशन मान करके चलता है। चलिए जी, अब ये जो हमारा श्योरिटी है इसकी लायबिलिटी कैसे बनेगी। द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव टू द प्रिंसिपल डेटर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जितना जितना जब तक डेटर रेस्पॉन्सिबल रहेगा तब तक हमारा श्योरिटी भी रेस्पॉन्सिबल रहने वाला है। मान लीजिए वेयर अ डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट का कोई डॉक्यूमेंट बना और उसके हिसाब से हमारा डेटर जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा है तो श्योरिटी भी अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। मतलब डेटर फ्री तो श्योरिटी भी फ्री, बराबर। The surety is liable even if no action is taken by the creditor against the debtor। बच्चों इस पॉइंट को समझिएगा। हमारे पास में मैंने आपको कहा तीन लोग हो गए यहाँ पे। ये हमारा श्योरिटी हो गया, ये हमारा डेटर हो गया, ये हमारा क्रेडिटर हो गया। ड्यू डेट पे पहले पैसा डेटर से मांगा जाएगा। अगर डेटर ने नहीं चुकाया तो क्रेडिटर श्योरिटी से लेगा। सिंपल है। मान लेते हैं श्योरिटी ने भी पैसा देने से मना कर दिया, अब क्रेडिटर की चॉइस है कि वो सूट फाइल श्योरिटी पे करे या डेटर पे करे।
हम ये नहीं कह सकते कि पहले आप डेटर पे केस करो उसके बाद हमारे पास में आना, क्योंकि यहां पे 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स का फॉर्मेशन होता है एट द सेम टाइम। यहां पे डेटर और क्रेडिटर के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, श्योरिटी और डेटर के बीच में भी बन रहा है, और श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में भी बन रहा है। और इस बेस के ऊपर बच्चे लोगों हमारा ये पॉइंट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा यहां पे। द श्योरिटी इज लाइबल इवन इफ नो एक्शन टेकन बाय क्रेडिटर अगेंस्ट द डेटर। जरूरी नहीं है वो श्योरिटी से डायरेक्ट पैसा वसूल कर ले केस करके, पर देन श्योरिटी हैव राइट टू रिकवर फ्रॉम डेटर। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। देन बच्चे लोगों कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, डेटर में मे नॉट बी ए पर्सन कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। स्टडी वाइट पे बहुत जबरदस्त पॉइंट इसके ऊपर दे रखा है, बराबर। डेटर जो है वो मे नॉट बी ए पर्सन कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, चलेगा। ये वाला पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं भी रखता है तो भी चलेगा, ठीक है। क्रेडिटर हमेशा ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी हो, एज वेल एज श्योरिटी भी ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी हो। बच्चों कहने का मतलब ये, फाउंडेशन में आप लोग पढ़ के आए कि डेटर की जगह पे अगर कोई माइनर भी आ गया, सपोज करिए, तो भी यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर सीधा श्योरिटी से पैसा वसूल कर लेगा। तो डेटर की जगह पे ऐसा पर्सन आ सकता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का कैपेसिटी नहीं हो, लेकिन क्रेडिटर और श्योरिटी की जगह पे हमेशा ऐसा पर्सन आना चाहिए जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी हो, बराबर। अब टाइप्स ऑफ गारंटी 2 तरह की होती है, एक स्पेसिफिक, एक कंटिन्यू गारंटी। समझिएगा, अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए आप बैंक से लोन लेने के लिए 5 करोड़ का, और उसके लिए अगर मैंने गारंटी दी है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक गारंटी। अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सिंगल डेब्ट, वे 5 करोड़ के लिए मैंने गारंटी दी, या आप 1 लाख का माल खरीद रहे हो उसके लिए मैंने गारंटी दी, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक गारंटी, बराबर। और द श्योरिटीज लायबिलिटी कम्स टू एन एंड व्हेन द गारंटेड डेब्ट इज ड्यूली डिस्चार्ज और द प्रॉमिस इज ड्यूली परफॉर्म। तो मैंने आपके लिए गारंटी दी थी, जैसे ही आपने वो 5 करोड़ रुपया चुका दिया बैंक को, जिससे भी आपने लोन लिया, तो मेरा गारंटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक गारंटी। अब सवाल आया कि सर कंटिन्यू गारंटी क्या होती है? ऐसी कोई गारंटी जो एक से ज्यादा ट्रांजेक्शंस तक चलेगी। अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, बराबर। मान लीजिए कि मैंने किसी पर्सन को कहा कि अगले 1 साल तक आप इसको जो भी उधार दोगे उसके लिए मैं लायबल हूं, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी, जो 1 साल तक चलने वाली है। या मैंने किसी को कहा कि वो आपको 5 लाख रुपए तक जितने भी गुड्स उधार पे देगा उसके लिए मैं लायबल हूं। अब मान लीजिए सामने वाले ने आपको एक बार में 5 लाख रुपए उधार सीधे ही दे दिए, 5 लाख का माल उधार पे दे दिया, तो बस मेरा उस अमाउंट के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, उसके बाद के लिए मैं नहीं। सपोज करो एक बार उसने 50,000 का उधार पे दिया, फिर 50 का दिया, फिर 1 लाख का दिया, फिर 2 लाख का दिया, तो इस केस के अंदर बच्चों यहां तक मैं रेस्पॉन्सिबल रहने वाला हूं। अभी 1 लाख और तक 4 लाख ही हो गए, बराबर। तो दिस इज कॉल्ड सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, जहां हम एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन के लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कंटिन्यू। हाँ, अब 5 लाख तक बोला था और एक ही बार में 5 लाख का उधार दे दिया, तो बस वो 1 टाइम शॉर्ट हो गया, मेरा गारंटी वहीं पे खत्म हो जाएगा। खत्म मतलब हाँ, अब अगर कोई और लोन क्रिएट हुआ तो उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। तो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए होती है, बराबर। इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। सपोज करो कि आप कहीं पे जॉब में जा रहे हैं और मैंने आपकी उसके लिए गारंटी दी है कि भाई इस पर्सन को आप जॉब में रख लो, कुछ भी गड़बड़ किया, घोटाला हुआ तो मैं रेस्पॉन्सिबल रहूंगा। यहां पे भी मेरी गारंटी कंटिन्यू गारंटी रहेगी, जब तक आप जॉब में हो मेरी गारंटी चालू रहेगी। हालांकि इस मैटर के अंदर मैं अपनी गारंटी को फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के लिए रिवोक कर सकता हूं, अपने को ध्यान में रखना है। अ श्योरिटीज लायबिलिटी कंटिन्यूज अंटिल द रिवोकेशन, है ना। इसकी खासियत यह है बच्चों, जब एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए आप गारंटी देते हो तो फ्यूचर के लिए आप रिवोकेशन कर सकते हो। जो हो गया सो उसके लिए तो गारंटी रिवोक नहीं हो सकती, वो तो आप लायबल हो ही हो। 1 टाइम गारंटी या स्पेसिफिक गारंटी में तो आपकी लायबिलिटी खत्म होगी नहीं जब तक लोन का पेमेंट नहीं हो जाता, बराबर। ये देखिए रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी, इट मे एट एनी टाइम बी रिवोक बाय द श्योरिटी फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन, बराबर। और इसके लिए आपको क्रेडिटर को नोटिस देना पड़ेगा। तो जैसा मेरा एग्जांपल था, मैंने बोला था कि भाई 5 लाख तक आप इसको जब भी उधार दोगे उसके लिए मैं लायबल हूं। सपोज करो बच्चों 50-50 हजार 2 बार उधार पे माल दिया गया, यहां मैं चाहूं तो गारंटी को रिवोक कर सकता हूं। लेकिन फ्यूचर के लिए जो 50,000 का माल आपको उधार दे दिया गया है वो अगर आपने नहीं चुकाया तो उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूं। लेकिन फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के लिए मैं अपनी गारंटी को रिवोक कर सकता हूं, बराबर। श्योरिटीज लायबिलिटीज कंटिन्यू अंटिल द रिवोकेशन ऑफ द गारंटी, अभी अपन ने यही बात किया। अच्छा, ये बात कर रहे थे, बट इट मे एट एनी टाइम बी रिवोक, लेकिन फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के लिए जो हो चुका है उसके लिए नहीं। अच्छा, डेथ ऑफ श्योरिटी का क्या चक्कर रहेगा बच्चों? अगर डेथ हो जाती है तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए रिवोकेशन ही माना जाएगा, बराबर। 5 लाख तक के लिए गारंटी दी थी, 1 लाख देने के बाद श्योरिटी की खुद की डेथ हो गई, तो 1 लाख तक के लिए तो श्योरिटी का प्रॉपर्टी लायबल होगा। जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी उसके लाइफ टाइम में हो चुके हैं,
उसकी प्रॉपर्टी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगी, लेकिन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए आप उसकी तो डेथ हो गई है, उसकी प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है। तो डेथ के साथ ही गारंटी जो है वो वहीं पर खत्म हो जाती है। जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गए उसके लिए उस डिजीज पर्सन का प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं रहेगा। अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। नाउ बच्चों, श्योरिटी किन किन कंडीशन में डिस्चार्ज होता है सबको पता है। फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे देयर इज एनी वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर दिए बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, डेटर और क्रेडिटर बिना श्योरिटी का कंसेंट का टर्म्स कंडीशन चेंज कर देते हैं, तो द श्योरिटी वुड बी डिस्चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस सब्सिक्वेंट टू द वेरिएंस। ठीक है, सपोज करिए कि आपको कहीं पर जॉब पे रखा जाता है और मैंने ये गारंटी दिया है कि अगर इसको थोड़ा सा रेंट वाला एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा इजी आपको समझ में आएगा। सपोज करिए आपको कहीं पे रेंट पे घर चाहिए और लैंडलॉर्ड ने आपसे गारंटी मांगा है और मैंने गारंटी दिया है। गारंटी मैंने दिया है कि भाई 50,000 रुपया महीना तक के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। 50,000 महीने में घर दिया आपको किराए पे और उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, ये मैंने गारंटी दे दिया है। अब सोचो कि आप और लैंडलॉर्ड लाइक अ क्रेडिटर और आप हो गए डेटर की तरह से, आप दोनों ने मिलकर के इस 50,000 के अमाउंट को चेंज कर दिया तो मैं लाइबिलिटी से फ्री ले। फिर बच्चों, अगर प्रिंसिपल डेटर ने और क्रेडिटर ने आपस में कोई सेटलमेंट कर लिया है रिगार्डिंग द अमाउंट, प्रॉमिस नॉट टू स्यू, भाई क्रेडिटर और डेटर ने आपस में कोई सेटलमेंट कर लिया कि हम एक दूसरे पर केस नहीं करेंगे, या माल के गुड्स पैसे के बदले में माल ले लिया, कुछ भी कर लिया, आपस में इन्होंने लोन को खत्म कर दिया, तो अब श्योरिटी भी हमारा हो जाएगा डिस्चार्ज, बराबर। श्योरिटीज एग्रीमेंट मेड विद अ थर्ड पर्सन, ये पॉइंट समझिएगा थोड़ा सा। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर गिविंग टाइम टू डेटर, बराबर, इज एंटर्ड इनटू विद थर्ड पार्टी, द श्योरिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज। बच्चों समझिएगा, अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर गिविंग टाइम टू अ डेटर, एक्चुअल में श्योरिटी ने थर्ड पार्टी के साथ मिल करके, सॉरी श्योरिटी ने नहीं, क्रेडिटर ने किसी थर्ड पार्टी के साथ मिल करके डेटर को जो पेमेंट का टाइम दिया हुआ था 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसको अगर इंक्रीज कर दिया, उसको अगर बढ़ा दिया, तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। कैसे होगा, कोशिश करेंगे अभी की 136 पे अगर हम कोई क्वेश्चन देख सके तो अभी उस क्वेश्चन को भी हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे लोगों, मियर फॉरबेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। क्रेडिटर फॉरबेरेंस का मतलब केस नहीं करना, ठीक है। तो मियर फॉरबेरेंस का मतलब अभी अपन ने पढ़ा था कि जरूरी नहीं है कि क्रेडिटर डेटर पे केस करे, फेल हो जाए फिर ही श्योरिटी पाए, वो डायरेक्ट श्योरिटी पे केस कर सकता है। तो हमने अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर पे केस नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि श्योरिटी फ्री हो जाएगा। श्योरिटी कह दे भाई आपने उस पर केस नहीं किया तो आप मुझ पे केस करने के लिए कैसे आ गए, ऐसा नहीं होगा, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। स्पॉइल द राइट्स ऑफ श्योरिटी, अगर कहीं पर भी क्रेडिटर ने कुछ भी ऐसा कर दिया बच्चे लोगों जो श्योरिटी के राइट के अगेंस्ट में है ना, उसके श्योरिटी के जो राइट्स है उनको स्पॉइल करने का काम कर रहा है, तो फिर समझ जाइए श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से एब्सोल्युटली डिस्चार्ज हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। हमने कहा सर कोई एग्जाम्पल इसका, अभी आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करिए आप कहीं पर कैशियर का जॉब कर रहे हो और मैंने गारंटी ली है कि भाई ये घपला वपला नहीं करेंगे, सब कुछ बढ़िया काम करेंगे, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, आपको हर मंथ के एंड में एक बार कैश को चेक कर लेना है। गारंटी तो है मेरी, लेकिन हर महीने के एंड में आप कैश को चेक करना। बच्चों उन्होंने कैश को हर महीने के एंड में चेक नहीं किया, साल के एंड में जाके चेक किया, तब पता लगा पूरे साल फ्रॉड है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया जो मेरे राइट के अगेंस्ट में है ना, मेरे राइट स्पॉइल हो गए। सर कैसे हो गए, मुझे पता था कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। सोचो अगर आपने मेरी बात मानी होती, पहले 2 महीने में ही जब अगर आपने चेक कर लिया होता तो आपको वही फ्रॉड पता लग जाता, आप उसको साल भर काम ही नहीं करने देते और इन 2 महीनों के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल कर देते। बट ऑब्वियसली मैंने गारंटी लिया है, लेकिन आपने मेरी कंडीशन फॉलो नहीं की एज अ श्योरिटी। मेरी श्योरिटी की तरफ से मैंने कंडीशन लगाई थी कि आप हर मंथ चेक करोगे, आपने नहीं किया, मतलब आपने मेरी रेमेडीज जो है वो खत्म कर दी यहाँ पे, तो फिर मेरे यहाँ पे ड्यूटीज भी खत्म हो जाएंगे। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है। अगर कोई भी गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन से ली जाती है, बराबर से, या अगर कोई गारंटी फ्रॉड से ली जाती है तो वो भी गारंटी कैसी हो जाएगी, डिस्चार्ज। बच्चों टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन करके, झूठ बोल करके, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली गारंटी लिया है तो गारंटी एब्सोल्युटली कैंसिल, वॉइड, डिस्चार्ज माना जाएगा। ठीक है। नाउ अगर मान लीजिए गारंटी देते वक्त कोस्ट श्योरिटी की कंडीशन लगा दी गई है, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज एंटर ऑन द कंडीशन दैट द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट,
हमने क्रेडिटर को बोला कि तो उस वक्त तक पैसा नहीं देना अनटिल अनदर पर्सन हैज ज्वाइंड एज को श्योरिटी। भाई मैं अकेला गारंटी नहीं दे सकता, मुझे एक बंदा और चाहिए, वो मैं लेके नहीं आऊंगा, वो आपका काम है, आप लोग जानो। तो मैंने क्रेडिटर को बोला उस वक्त तक ये 1 करोड़ का लोन मत देना जब तक कोई मेरे साथ को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता है। और बच्चों को श्योरिटी ने ज्वाइन किया ही नहीं, फिर भी उन्होंने उसको 1 करोड़ रुपया दे दिया डेटर को। लॉ कहता है आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि मुझे को श्योरिटी का जरूरत पड़ेगा, अगर आप ये नहीं लाओगे तो फिर इसका मतलब है कि मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं डिस्चार्ज हो गया। बच्चों ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो ये हमारे सारे डिस्चार्ज के पॉइंट थे कि भाई किन किन कंडीशंस के अंदर वो डिस्चार्ज हो जाएगा। आगे आइए राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर पे बात करते हैं। On payment of the guarantee amount, a surety gets all the rights of creditor against the principal debtor। बच्चों सुनना, सब्रोगेशन का पॉइंट है राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द डेटर। अब सपोज करो ये वाला जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, वापस आपको एग्जांपल देता हूं, ये हमारा श्योरिटी हो गया, ये हमारा डेटर हो गया, हमारा क्रेडिटर हो गया। ड्यू डेट पर मान लीजिए डेटर ने पैसा नहीं दिया, जैसे ही श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसा दिया, बच्चों समझ जाइए कि यहां से अब श्योरिटी का प्लेस चेंज हो गया। अब हमारा जो श्योरिटी है वो यहां पे आ जाएगा बच्चे लोगों, क्रेडिटर की प्लेस के ऊपर आ जाएगा वो। यानी अब एक बार पैसा चुकाने के बाद वो डेटर से बिल्कुल वैसे ही वसूल कर सकता है जैसे क्रेडिटर वसूल करता है, बराबर। तो ऑन पेमेंट ऑफ गारंटी अमाउंट श्योरिटी के पास में वो सारे राइट आ जाएंगे जो क्रेडिटर के पास में थे डेटर के अगेंस्ट में, बराबर। और ये राइट भी आ जाएगा कि वो पैसा क्या करेगा, डेटर से रिकवर कर सकता है जो भी उसने राइटफुली पे किया। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर, डेटर के अगेंस्ट में राइट हो गए 140 145। अब बच्चों श्योरिटी के क्रेडिटर के अगेंस्ट में क्या क्या राइट्स हैं जिसने लोन दिया है। एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटीज। अब सुनना, सपोज करो ऐसा होता है कि मेरे इस एग्जाम्पल के अंदर बच्चों श्योरिटी, डेटर और क्रेडिटर। अब मान लेते हैं क्रेडिटर की तरफ से डेटर को 5 लाख का लोन दिया गया है, तो डेटर ने क्या किया कि बदले में एसेट्स भी मॉर्गेज करी है, साथ में एस का गारंटी भी लगा दिया है, दोनों चीजें डबल रेमेडी है। अब ड्यू डेट पर क्रेडिटर के पास पहला ऑप्शन है कि वो डेटर से वसूल कर ले, तो गारंटी खत्म हो जाएगी, एसेट वापस डेटर के पास आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन, आप सीधा सीधा श्योरिटी से पैसा मांग लो, श्योरिटी चुका देगा और उसके बाद वो डी से रिकवर कर लेगा, है ना। तीसरा एक ऑप्शन और है, आप एसेट से पैसा रिकवर कर लो। डेटर क्रेडिटर के पास में क्या राइट है, एसेट तो मॉर्गेज किए ना हमने, वहां से ले लो। अगर कम पड़ जाता है तो फिर आप डेटर को या श्योरिटी को पकड़ लेना, और ज्यादा होता है तो रिफंड कर देना, सिंपल सी बात है। लेकिन एक खास बात बच्चों समझो, अगर ड्यू डेट पर न तो डी ने पेमेंट किया डेटर ने, न कोई उसके एसेट्स से पेमेंट करवाया गया, लेकिन एसेट्स पड़ी जरूर है, ठीक है। अगर ड्यू डेट पर ये पैसा श्योरिटी ने पे कर दिया तो वो जो एसेट पड़ी, अपने क्या पढ़ा था अभी भी ऊपर, कि जो भी हमारा श्योरिटी है वो क्रेडिटर के प्लेस पे आ जाएगा। तो क्रेडिटर के पास में इस एसेट के मॉर्गेज को जो राइट है वो श्योरिटी के पास आ जाएंगे तब तक जब तक कि उसका पैसा उसको नहीं लौटा दिया जाता। आइए चेक करते हैं, पॉइंट पढ़ते हैं यहां से। श्योरिटी का क्रेडिटर के अगेंस्ट में राइट है बच्चों, जैसा आपको मैंने कहा। अच्छा, ऊपर अपन पढ़ रहे थे सब्रोगेशन वाला, अगेंस्ट डेटर ऑन पेमेंट ऑफ गारंटी अमाउंट श्योरिटी गेट्स ऑल राइट, अपन ने पढ़ लिया। रिकवर होना था, सब्रोगेशन तो अपन पढ़ चुके थे। हम बात कर रहे थे सिक्योरिटीज पर। ये देखिए, entitled to the benefit of all securities, वो सारी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द डेटर। क्रेडिटर के पास में डेटर के अगेंस्ट में जो भी राइट थे बच्चों, वो सारे के सारे श्योरिटी के पास में आ जाएंगे, अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन ये जो एसेट दी गई थी मॉर्गेज पे, कब दी गई थी, एट द टाइम ऑफ एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए बात को, बराबर से। चाहे श्योरिटी को उस सिक्योरिटी के बारे में पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन एक बार पैसा अगर चुका दिया गया है तो वो जो एसेट मॉर्गेज करी थी डेटर ने क्रेडिटर के पास में, वो फिर श्योरिटी के पास आ जाएगी, अपने को ध्यान में रखना है। सीधा सीधा से पॉइंट है। नाउ, अगर क्रेडिटर लॉसेज और पार्ट विद सच सिक्योरिटी विद द कंसेंट ऑफ द विदाउट द कंसेंट ऑफ, बिना आपने श्योरिटी को पूछे वो जो एसेट थी वो आपने डेटर को वापस कर दिया, कुछ भी उस एसेट के साथ कर दिया, तो श्योरिटी उस एसेट्स की वैल्यू के अमाउंट तक के लिए अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगा, है ना। आपने क्या कर दिया, एसेट तो डेटर को चुका दिया और अब श्योरिटी को बोला पैसा निकालो, तो जितने का एसेट था उतने के लिए श्योरिटी लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगा। कई बार जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ, इफ सिक्योरिटी ऑन एसेट मेड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए कि 7 तारीख को बनाए, अब 7 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तीनों पार्टीज ने साइन वाइन कर दी, उसके बाद आप 12-15 तारीख को एक और सिक्योरिटी अगर मॉर्गेज करते हो तो उस पर श्योरिटी का कोई राइट नहीं रहेगा। श्योरिटी का राइट उसी एसेट के ऊपर होता है जो एट द टाइम ऑफ मॉर्गेज जो है वो मॉर्गेज पे एट द टाइम ऑफ
लोन जो मॉर्गेज पे रखी गई है अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर से समझ में आया बच्चे लोगों? आखिरी पॉइंट पे अपन लोग पहुंच गए, इंडेमिनिटी हमारा खत्म होने जा रहा है। कंट्रीब्यूशन एज बिटवीन को-श्योरिटीज, सेक्शन 146 147। को-श्योरिटीज आर जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पेमेंट ऑफ गारंटी। समझिएगा, को-श्योरिटीज आर जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ गारंटी अमाउंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी आर लायबल टू पे इक्वल शेयर, है ना। जैसे को-श्योरिटीज है, कोई श्योरिटीज मान लीजिए 3 है एबीसी, तो तीनों की लायबिलिटी जैसे अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था ज्वाइंटली भी रहेगी, अलग अलग भी रहेगी, और रेशियो क्या रहेगा कुछ डिसाइड किया है तो ठीक है, नहीं तो तीनों का इक्वल रहने वाला है। ठीक है। सेकंड नंबर है बच्चों, मान लीजिए कल को ऐसा होता है कि ये लोग कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लिया? सुनो, स्टार्टिंग में डिसाइड किया था 1:1:1 में ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और मेन कॉन्ट्रैक्ट बन गया, डेटर के साइन भी आ गए, क्रेडिटर के भी आ गए और तीनों के भी आ गए। इन फ्यूचर लोन अभी पेमेंट हुआ नहीं है, ये तीनों ये रेशियो मिल करके 2:3:1 करना चाह रहे हैं, 3:1 करना चाह रहे हैं, तो लॉ कहता है अभी भी पुराना वाला ही वैलिड रहेगा। या तो पूरा नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, रिन्यूअल करो, रिनोवेशन करो, कॉन्ट्रैक्ट का आपने पढ़ा है नोवेशन करो, नहीं तो जो पुराना वाला है वही वैलिड रहेगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन को-श्योरिटी, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट के इनकंसिस्टेंसी में अगर हो तो मेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, मेन कॉन्ट्रैक्ट ही फॉलो होगा, इस सेकंड का उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बच्चों अगला पॉइंट भी आप लोग जानते हो, अगर किसी एक क्रेडिटर को रिलीज बाय द क्रेडिटर ऑफ वन ऑफ देम, अगर क्रेडिटर ने किसी एक श्योरिटी को रिलीज कर दिया तो आप सब जानते हो बाकी के दोनों पूरा अमाउंट चुकाएंगे और बाद में इससे रिकवर कर लेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग पढ़ के आए हो, सेम पॉइंट है। ठीक है। अगर बाय चांस अलग अलग अमाउंट के लिए गारंटी दिया है, को-श्योरिटीज वर बाउंड इन डिफरेंट सम्स आर लायबल टू पे इक्वली सो फार एज द लिमिट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परमिट। सर ये वाला कौन सा पॉइंट है? इसके लिए बच्चों स्टडी मैट के अंदर हमको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देके रखा है। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं इस चैप्टर के स्टडी मैट की तरफ। चलिए जी, ये हमारा स्टडी हमारा आ गया बच्चों, स्टडी मटेरियल आ गया इंडेमिनिटी और गारंटी का। अब ये जो एग्जांपल आपको दे रखा था अलग अलग अमाउंट के लिए, उसके लिए आपको सेक्शन 147 का एग्जांपल यहां से चेक करना चाहिए। देखिएगा, एबीसी श्योरिटीज है बच्चों डी के लिए, ज्वाइंट श्योरिटीज हो गए, और 3 बॉन्ड वहां पे बनते हैं, ईच अ डिफरेंट पेनल्टी, नेमली ए ने दिया है बच्चों 1 लाख का गारंटी, 1 लाख का ए का है, 2 लाख रुपए बी ने गारंटी दिया है, 4 लाख रुपीज सी ने अपना गारंटी दिया है। ठीक है। टोटल अमाउंट बच्चों 7 लाख का गारंटी दिया गया है, डी को दिया इन्होंने, जो वो ई को देने वाला है। ठीक है। डी मेक्स अ डिफॉल्ट, समझिएगा बच्चों, डी मेक्स अ डिफॉल्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख रुपीज। अब 7 लाख का गारंटी दिया था, उसमें से उसने 4 लाख तो चुकाया, 3 लाख रुपए कम चुकाए, तो हमने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ भाई, तीनों का इक्वल करो बच्चों। 3 लाख का इक्वल होता है 1 लाख 1 लाख 1 लाख, जो उनके लायबिलिटी अमाउंट जितना प्रोमिस्ड अमाउंट है उससे ज्यादा नहीं है, तो तीनों 1 लाख रुपीज यहां पे बियर करने वाले हैं। क्लियर मैटर है? समझ में आया आप लोगों को? सेम कंडीशन, सेम क्वेश्चन अपना अगला है बच्चों, सेम टू सेम है, वही 1 लाख 2 लाख और 4 लाख का गारंटी दिया, लेकिन सेकंड में हमारा डिफॉल्ट अमाउंट है जो बच्चों 4 लाख हो जाएगा। मेरी बात को समझना, डिफॉल्ट अमाउंट 4 लाख होता है। अब 4 लाख को अगर 3 में डिवाइड किया जाए तो फर्स्ट पर्सन ए के साथ दिक्कत आएगी, क्योंकि उसका अमाउंट 1 लाख रुपए से ऊपर निकलेगा। तो हमको पता है प्रॉमिस्ड अमाउंट और गारंटी अमाउंट जो आपका है, मतलब जो प्रॉमिस्ड अमाउंट और जो एक्चुअल लायबिलिटी अमाउंट है, विच एवर इज लोअर, उतनी आपकी गारंटी बनती है। तो 4 लाख को अगर 3 में डिवाइड करूं तो 1 लाख से ऊपर ही अमाउंट आना है, और ए का तो गारंटी 1 लाख तक ही है। तो तरीका क्या है, 4 लाख में से पहले 1 लाख रुपए ए का गारंटी, ये तो उससे ज्यादा के लिए लायबल है नहीं, बचा बच्चों 3 लाख। 3 लाख को रिमेनिंग दोनों उठा लें 150 में। सर अगर इससे भी किसी की लिमिट बाहर जा रही होती तो वो उतने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता, फिर तीसरा सारा उठाता। बराबर। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, इस मैटर के अंदर ये पर्सन 1 लाख के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया, सीधा सीधा सा है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन ने तो उतनी गारंटी दिया था, अब बचे 3 लाख, तो दोनों 1.5 के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। ये देख लो बच्चे लोगों, ये रहा 1 बी एंड सी 1.5 ईच के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि आपने जितना प्रॉमिस किया अमाउंट उससे ज्यादा के लिए हम आपको रेस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, अपने को मेनली ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर मैटर है? ठीक है। अब तीसरे वाले के अंदर बच्चों पूरे 7 लाख की गलती कर दी है, तो सीधा सीधा पूरा रेशियो आपका ये, एक का 1 लाख, दूसरे का 2 लाख, तीसरे का 4 लाख, जो आपका रेशियो था उसमें आप रेस्पॉन्सिबल रहोगे। ये अपने को थोड़ा सा एग्जांपल ध्यान में इस तरह से रखना चाहिए। चलिए, गुड इवनिंग लोगों। तो इस वक्त में आप लोग जरूर से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का इंडेमिनिटी गारंटी वाला जो चैप्टर है वो रिवाइज पूरा का पूरा कर चुके होंगे।
और मैं अब आप लोगों को रिवाइज करवाने वाला हूं फटाफट से हमारा एक और चैप्टर बेलमेंट का, और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के साथ में भी हम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पे डिस्कस कर लें। बच्चों, बेलमेंट एक ऐसा एक्ट हो गया जहां पे गुड्स डिलीवर होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, और वो भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे पर्पस पूरा होते ही गुड्स या तो रिटर्न हो जाएंगे या जो बेलर हमारा है जिसने गुड्स दिए हैं उसके डायरेक्शन से गुड्स का डिस्पोजल हो जाएगा। वो जैसा बोले वहां पे गुड्स दे दिए जाएंगे, बराबर। ट्रांसफर करने वाला बेलर हो गया, जिसको ट्रांसफर किया उसको हम लोग बेली बोलते हैं। तो ये पार्ट तो सबको अच्छे से आता है। 149 तीन तरह की डिलीवरी पे बात करता है बच्चों। जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आप पढ़ के आए, एक्चुअल डिलीवरी होता है जहां पे गुड्स फिजिकली बेलर से बेली को ट्रांसफर हो गए, जैसे मैंने अपनी कार को रिपेयर के लिए दिया। एक हो सकता है कि मैंने गुड्स को फिजिकली ट्रांसफर नहीं करके कोई सिंबल जैसे गुड्स का रिसिप्ट ट्रांसफर कर दिया, उसको हम सिंबॉलिक डिलीवरी बोलते हैं। जहां पे गुड्स का रिसिप्ट दिया, जिसको मैंने दिया वो रिसिप्ट के बिहाफ पे गुड्स अपने पोजीशन में ले लेगा और पर्पस पूरा होने के बाद मुझे क्या मेरे डायरेक्शन से डिस्पोज कर देगा। कंस्ट्रक्टिव बच्चों, जहां गुड्स का फिजिकल कस्टडी चेंज नहीं होता है, जहां पहले था वो गुड्स अभी भी वही रहेंगे, सिर्फ कैरेक्टर चेंज हो गया। एक एग्जांपल हमने इसके अंदर पढ़ा था कि मैंने एक बैंक से लोन लिया, मेरे पास में एक मशीन है और बैंक को मैंने मॉर्गेज कर दी, प्लस बैंक को मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर इसको मेरे पास ही रहने दो। तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तो बना, क्योंकि प्लेज बेलमेंट का टाइप है, तो मैंने बैंक को प्लेज किया, हिसाब से वो बैंक के पास रहनी चाहिए। लेकिन मैंने इससे रिक्वेस्ट किया कि सर ये मशीन मेरे पास ही रहने दो, मैं यूज में लूंगा, अगर लोन का पेमेंट नहीं लेता हूं तो आप इसको पोजीशन में ले लेना। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, बराबर से। बच्चों, यहाँ पे बेलर की कुछ ड्यूटीज बनती है, बहुत सिंपल सी। पहला ड्यूटी है, गुड्स को देते वक्त में अगर गुड्स में कोई भी लॉसेस है, डैमेजेस है, कुछ भी अगर है, फैक्ट्स है, डिफेक्ट्स जो भी अगर है, वो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे आपको, नहीं तो बेली के नुकसान के लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इसमें दो बातें हैं बच्चों। अगर हमारा बेलमेंट जो है वो ग्रेचुटस है, ग्रेचुटस का मतलब हो गया बच्चे लोगों फ्री ऑफ कॉस्ट, और नॉन ग्रेचुटस का मतलब हो गया नॉट फ्री, बराबर। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो दो बातें हो जाएंगी। अगर बेलर अवेयर है और उसने नहीं बताया तो बेलर हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बेलर को बेचारे को खुद को ही नहीं पता था और बेलमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट का है, तो बेलर बेली के लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बराबर। लेकिन अगर बच्चे लोगों को बेलमेंट ऐसा है जहां पे आप पैसा ले रहे हो, पैसा चार्ज कर रहे हो, जहां पे बेलमेंट ग्रेचुटस जा रहा है, सॉरी नॉन ग्रेचुटस जा रहा है, नॉट फ्री जा रहा है, पैसा चार्ज कर रहे हो, उस केस में बेलर जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेक्ट, चाहे उसको पता था चाहे नहीं पता था, बराबर। एक गाड़ी मैंने आपको दी है, किराए पर दी है, अगर उस गाड़ी के ब्रेक फेल हैं, अब मुझे चाहे पहले से पता था चाहे नहीं पता था, पर आपके लॉसेस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, क्योंकि ये मैटर नॉन ग्रेचुटस का था, नॉट फ्री का था, ठीक है। सेम उसी तरह से बच्चों, अगर गुड्स को मैंने बेली को दिया है बेलर के पर्पस के लिए, मैं आपको दे रहा हूं गुड्स को संभाल कर रखने के लिए, और अगर उसमें कुछ खर्चे हो जाए तो अगेन बच्चों, अगर ग्रेचुटस बेलमेंट है तो यानी ग्रेचुटस का फोकट में है, तो आपके जो भी एक्सपेंडिचर हुए होंगे वो बट ऑब्वियस है मैं बेयर करूंगा, वो खर्चे मैं दूंगा। लेकिन अगर ये चीज नॉन ग्रेचुटस है तो जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हुए होंगे गुड्स को लुक आफ्टर करने में, वो तो आप ही बेयर करोगे क्योंकि आप पैसा ले रहे हो। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो है, आपको याद हो तो मैंने हॉर्स का एग्जाम्पल दिया था कि हॉर्स का जो खाना पीना है वो एक ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, लेकिन उसका मेडिकल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए बट ऑब्वियस है बेली बेलर से वसूल करेगा, अदरवाइज बेली खुद ही खर्च करेगा, क्योंकि आप उसके लिए ऑलरेडी पैसा चार्ज कर रहे थे, ठीक है। नाउ बच्चों, कभी भी बेलर के पास में राइट है कि वो किसी भी ग्रेचुटस कॉन्ट्रैक्ट को जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी भले क्यों ना है, वो कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, लेकिन बेली को जो भी नुकसान होगा उसको वो डैमेजेस और कॉम्पनसेशन पे करेगा, क्योंकि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है। प्लस बेलर की एक और ड्यूटी आती है, The baler should reimburse loss in returning the goods। बच्चों समझना, यानी यहां पे सीधा सीधा सा है कि बेली बेचारा गुड्स को रिटर्न करने को तैयार है। The baler should reimburse these expenses, loss in returning goods। सुनना, आपको एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि मेरी गाड़ी में यहां से जयपुर लेकर के गया, वहां गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मैंने गाड़ी वहीं पे छोड़ दी, दूसरी गाड़ी करके यहां आ गया। अब वहां का जो मैकेनिक है वो गाड़ी को रिपेयर करके यहां मुझे ला करके देता है, फिर वापस यहां से बस में बैठ के बेचारा जाता है, तो मेरे गुड्स को रिटर्न करने में बेली का जो भी खर्चा हुआ वो बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है। और बेली जब भी टाइम पे गुड्स को आपको वापस रिटर्न करे तो बेलर की ड्यूटी बनेगी कि गुड्स को एक्सेप्ट करे। अगर सर्विस वाले ने बोला सर 5 बजे आके गाड़ी ले जाना, मैं उस दिन गया ही नहीं, अगले दिन गया, और इस बीच में रात को अगर गाड़ी को नुकसान पहुंचा तो बेलर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, आप बेली को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर पाओगे, क्योंकि गलती बेलर का है। टाइमली गुड्स को एक्सेप्ट करना चाहिए था पर्पस के बाद में, अपने को ध्यान रखना है।
अब बच्चों जैसे बेलर का ड्यूटीज है वैसे ही बेली की भी कुछ ड्यूटीज है। सबसे पहला ड्यूटी आप सबको पता है, गुड्स को प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो, जैसे एक ऑर्डिनरी मैन अपने गुड्स की केयर करता है वैसे आप भी करो। सेकेंड नंबर, बेलर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट अगर बेली ने कुछ भी ऐसा किया जो बेलमेंट की कंडीशन के अगेंस्ट में था। बेलमेंट की हमने कुछ कंडीशंस रखी थी और उस मतलब किस तरह से बेलमेंट आप गुड्स को अपने पास रखोगे, पर अगर उन कंडीशंस को उसने वॉलेट कर दिया तो बेलर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। इसी का सपोर्ट करेगा बच्चों अगला पॉइंट 154 वाला, बेलर कैन कॉम्पनसेशन फॉर लॉस कॉज बाय अनऑथोराइज यूज। वही हुआ, अनऑथोराइज यूज अगर है तो मैं लॉसेस भी लूंगा और कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट करूंगा। एक हॉर्स आपको मैंने दिया, हॉर्स मैंने आपको दिया था खुद के रेस के लिए, और आपने उसको कार्ट में यूज करना शुरू कर दिया, तो ऐसे केस के अंदर मैं 153 में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करूंगा क्योंकि आपने इनकंसिस्टेंसी दिखाई। प्लस उसके अलावा जो भी लॉसेस डैमेजेस इस बीच में घोड़े को चोट लग गया, कुछ भी हुआ या आपने उससे कमाया भी है, तो वो एज कॉम्पनसेशन में आपसे रिकवर कर सकता हूं, अपने को ध्यान में रखना है। फिर बच्चों जहां बेलर बेली के गुड्स को, जहां बेली बेलर के गुड्स को मिक्स कर देता है, तो अगर बेलर की कंसेंट से गुड्स को आपस में मिक्स किया है तो जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन निकलेगा मिक्सचर से, वो उससे जो भी बेनिफिट होगा वो दोनों आपस में बांटने वाले हैं। तो बेलर एंड बेली शैल हैव एन इंटरेस्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स। बहुत सिंपल सी बात है, अगर गुड्स को मिक्स कर दिया गया है और बेलर की कंसेंट से किया बच्चों, तो ऐसे में सपोज करिए कि इसको एकदम सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास भी व्हीट फ्लोर पड़ा है, आपके पास भी पड़ा है। अब मेरी कंसेंट से मेरा व्हीट फ्लोर आपके व्हीट फ्लोर में मिक्स कर दिया गया, 50 किलो आपका था, 100 किलो मेरा था, तो जो भी मिक्सचर बनेगा 1:2 के रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बराबर। नाउ विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेलर, लेकिन सॉरी बेलर का कंसेंट नहीं था। इसमें दो बातें होंगी बच्चों, अगर गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है तो सेपरेट कर लेना चाहिए, लेकिन सेपरेट करने के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो बेली बियर करेगा, और अगर कुछ नुकसान हुआ तो भी बेली बियर करेगा, क्योंकि आपने बेलर का कंसेंट नहीं दिया। सपोज करो आपकी शॉप पे मैंने अपने कुछ शर्ट्स रखवाए हैं, कुछ जो बेचने के लिए शर्ट्स हैं 100-200 आपकी शॉप पे भी पड़े और बिना मेरी कंसेंट के आपने उनको एक साथ में रख दिया है, ठीक है। अब ऐसे में जब मैं वापस आऊंगा तो आपको गुड्स सेपरेट करके मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है, और उसका खर्चा बेली ही बियर करेगा। अच्छा, इस बीच में शर्ट की रेट में चेंज था, मेरे वाले जो शर्ट थे 500 वाले थे, आपके 200 वाले थे, और आपके शर्ट के साथ में मेरे शर्ट्स रखे होने की वजह से आपने मेरे वाले भी, जो मैंने आपको कहा था 500 से कम में मत बेचना, वो आपने 200 के अंदर ही बेच दिए, तो मुझे तो नुकसान हो गया ना, वो भी मैं बेली से रिकवर करूंगा, क्योंकि बगैर मेरी परमिशन के उसने गुड्स को मिक्स किया। ये तब होता है जब गुड्स सेपरेट हो सकते हैं। और बच्चों जहां गुड्स सेपरेट हो ही नहीं सकते, वही ऊपर वाला एग्जाम्पल, फ्लोर है ना, राइस फ्लोर हो गया या व्हीट फ्लोर हो गया, गेहूं ही हो गया अपने, अगर उनको आपस में मिक्स कर दिया गया है व्हीट को, उनको सेपरेट करना पॉसिबल है ही नहीं, तो जो भी बेलर को लॉस होगा वो बेली बियर करने वाला, ये अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि गुड्स सेपरेट हो नहीं सकते और मैंने मिक्स करने का कंसेंट बिल्कुल भी नहीं दिया था, बराबर। नाउ रिटर्न ऑफ गुड्स बेल, बहुत सिंपल बात है बच्चों, जैसे ऊपर था कि पर्पस पूरा होने के बाद जब आप गुड्स को वापस करोगे तो बेलर एक्सेप्ट करेगा, सेम उसी तरह से जब पर्पस पूरा हो जाए तो बेली हैज टू रिटर्न और डिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंग बेलर डायरेक्शन। भले ही बेलर ने मांगे नहीं मांगे, पर्पस पूरा हुआ, वापस करिए, ठीक है। रिकवर डैमेजेस फॉर डिले, और अगर इसमें कुछ भी डिले किया और उस डिले की वजह से अगर कुछ भी नुकसान हुआ या कुछ भी लॉस हुआ बच्चे लोगों, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू बेलर, मतलब बेली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। अपने अम्ब्रेला वाला एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक सप्ताह के लिए अम्ब्रेला लिया, आप लेट हो गए, 2 सप्ताह हो गए, 2 वीक हो गए, अब आप वापस करने जाते हो, स्लिप होकर के गिर जाते हो, अम्ब्रेला टूट जाता है, तो बेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस, अपने को ध्यान रखना है। अगर गुड्स में किसी तरह का इंक्रीजिंग हो गया, पुराना एग्जाम्पल है अपना, कौन सा वाला, काऊ वाला और काफ वाला, काऊ दिया था साथ में काफ भी है, तो जो भी इंक्रीजिंग होगा वो आपको वापस करना पड़ेगा बेलर को, अपने को ध्यान में रखना है। और अगर सेवरल जॉइंट बेलर ऑफ द गुड्स है, द बेली में डिलीवर देम बैक टू एनी वन बेलर विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑल इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, ठीक है भाई। अगर एक से ज्यादा ओनर थे, उन्होंने वो जो गुड्स है वो बेली के पास रखा, बेली रिटर्न किसको करे, तो यहां पे लॉ कहता है कि बेली मे डिलीवर देम बैक टू एनी वन ऑफ द बेलर विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑल। भाई सारे मालिकों में किसी को भी वापस कर दूं, एक ही बात है, हाँ जब तक कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर दिया हो कि नहीं आपको इसी को देना पड़ेगा, ए को ही देना है, बी को ही देना है, तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा हो सकता है, हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्रेचुटस बेलमेंट अगर है वो बेलर या बेली की डेथ पे खत्म हो जाएगा बच्चों, 162 कहता है। ग्रेचुटस का मतलब फोगट वाला बेलमेंट अगर है, दोनों में से किसी भी पार्टी का डेथ हुआ, बेलमेंट उसी वक्त खत्म हो जाएगा। राइट ऑफ थर्ड पार्टी क्लेमिंग गुड्स बेल, बच्चों समझना, इफ द बेलर हैज नो टाइटल द गुड्स, मेरे पास एक चोरी की गाड़ी है जो मैंने आपके पास में बेलमेंट पे रखी संभाल के रखने के लिए, एंड द बेली इन गुड फेथ
डिलीवर देम बैक टू द बेलर। मैं एक चोरी की गाड़ी कहीं से लेके आया, आपके पास आया, आपको मैंने बोला ये मेरी गाड़ी है, चाबी रखो, गाड़ी संभाल के रखो, मैं 10 दिन बाद आके ले जाऊंगा। आपको नहीं पता चोरी की है, 10 दिन बाद आपने मुझे गाड़ी वापस कर दी, तो यहाँ पे ओनर आप पर केस नहीं करेगा। बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल कि नहीं आपने चोरी की गाड़ी अपने यहाँ रख ली और दे भी उसको वापस दी। भाई आपने गुड फेथ में कि आपको क्या पता था चोरी की गाड़ी है, ठीक है। ओनर ऑफ दी गुड्स यहाँ पे एक काम कर सकता है, अगर उसको पता लग जाए कि इस बंदे के पास गाड़ी पड़ी है मेरी, तो वो कोर्ट में जाकर के डिलीवरी को स्टॉप करवा सकता है कि भाई अब ये कार यहां से सीधी मेरे पास आता है, डीलर के पास वापस नहीं जाए, है ना। और इसका ओनरशिप कौन है ये भी पता लगा लिया जाए कि भाई इन्होंने तो चोरी की थी मेरी गाड़ी, वो चाहे तो कर सकता है। अदरवाइज अगर बेली ने बेलर को गुड फेथ में वापस कर दिए हैं, तो ओनर के लिए, ओनर जो कार का है वो बेली के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसी में हमारा एक छोटा सा टॉपिक है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आप सबको बहुत अच्छी तरह से आता है, फाउंडेशन से आप लोग पढ़ते आए हो। जो हमारा फाइंडर है उसके सर पे कुछ ड्यूटीज आती है, गुड्स को केयर करना है, देन ट्रू ओनर को सर्च करके रिटर्न करना है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी बिल्कुल बेली की तरह होगी, क्योंकि बेलमेंट है और रियल ओनर को आप ढूंढोगे, इसलिए अपने यहाँ पढ़ रहे हैं, और इसको आप अपने काम में नहीं लोगे, ठीक है। अब इसके कुछ राइट्स भी हैं, जो भी ट्रू ओनर को सर्च करने में खर्चे हुए आप रिकवर कर सकते हो। उसके अलावा 2 सिचुएशन में सेल कर सकते हो, अगर पेरिशिंग यानी खराब होने वाले गुड्स हैं, या उसका एक्सपेंसेस जो है वो गुड्स की वैल्यू के 2/3 के बराबर या उससे ज्यादा हो गया है, तो आपको गुड्स को बेचने का राइट भी मिल जाता है, बराबर, कोई टेंशन नहीं। फिर बच्चे लोगों, जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन, बहुत खास बात हमारे पास में आई, द राइट टू रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ अनदर फॉर ए जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। आपको याद आया, हमने इसका एक एग्जांपल लिया था। सपोज करो एक ही पर्सन को मैंने 50,000 का लोन दिया, बच्चों 50,000 का मैंने उस बंदे को लोन दिया, उसके बदले में उसने अपनी कार मेरे पास में मॉर्गेज कर दी, ठीक है, प्लेज कर दी, उसने कार अपनी दे दी। फिर मैंने उस बंदे को बच्चों 1 लाख का लोन और दिया है, इस वक्त उसने कोई सिक्योरिटी मेरे पास में नहीं रखी, मैंने ऐसे ही दे दिया। अब सोचो अगर वो 50,000 का लोन वापस कर देता है, मुझे 1 लाख अभी ड्यू है लेकिन 50 वापस कर दिए, तो मुझे कार वापस करनी है या सेकंड लोन के लिए रोक लूं? लॉ कहता है कि उस बंदे का जो जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट है वो अभी भी 1 लाख ड्यू बोल रहा है। कार भले ही फर्स्ट लोन के लिए दी थी, लेकिन मैं सेकंड लोन के अगेंस्ट में भी उस कार को रोक सकता हूं अगर मेरा उसके साथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज कॉल्ड जनरल लियन, ठीक है। बैंकर, फैक्टर, वॉरफिंगर, पॉलिसी ब्रोकर, अटॉर्नी जो भी है वो सारे जनरल लियन का ज्यादातर यूज करते हैं। मतलब इस तरह के जो लोग हैं ना, जो इस तरह का काम ही उनका यही है कि चीजों को प्लेज पे रखना, गुड्स देना, ये सारा वो हमेशा जनरल लियन ही यूज करते हैं। पर्टिकुलर लियन बच्चों, गुड्स को अपने रेमुनरेशन के लिए रोकना, नॉन पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन। पुराना एग्जांपल, हमने एक सूट सिलने के लिए दिया टेलर को, अब टेलर का रेमुनरेशन 5,000 का बन रहा है, जब तक मैं उसको 5,000 नहीं दूंगा वो गुड्स को अपने पास में रोक करके रख लेगा। लियन का मतलब आप लोग फाउंडेशन से पढ़ते आए हो, रिटेन दी गुड्स, गुड्स को अपने पास में रिटेन कर लेना, ठीक है। इफ द बेली बाइज स्किल और लेबर इंप्रूव द गुड्स बेल, वही मैंने आपको कहा, टेलर वेलर ने उस पर कुछ काम कर दिया तो अपने रेमुनरेशन के लिए रोक सकता है। द बेली कैन रिटेन द गुड्स बेल इफ द बेलर रिफ्यूजेस टू पे द रेमुनरेशन। तो उसी स्पेसिफिक गुड्स के लिए ही है, ठीक है। सपोज करो ऐसा हुआ कि 2 सूट अपने सिलने के लिए दिए, अब दोनों का प्राइस 5-5 हजार है। अब उसने एक सूट का प्राइस मान लो हो गया था, इसका प्राइस मैं आपको दे रहा हूं, तो ये सूट अपन उसको ले जाने देंगे, बराबर। सर दूसरा सूट नहीं ले जाने देंगे, बराबर से इसको अपन रोक कर रखने का राइट रखते हैं, ठीक है। दोनों को रोक लें सर, नहीं रोक सकते आप। उस पर्टिकुलर जिसके रेमुनरेशन के लिए आप पैसा मांग रहे हो वही गुड्स आप रोक करके रखोगे, इसीलिए पर्टिकुलर लियन है, नहीं तो ये जनरल लियन की कैटेगरी में चला जाता। अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से बच्चों। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है 180 और 181 का, देखिए बेलमेंट के अंदर आपको इसका एग्जाम्पल भी याद दिलाऊंगा। इफ थर्ड पर्सन wrongfully deprive the bailey of use of possession of the goods bail। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं एक बेलर हूं, मैंने गुड्स आपके पास में, मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और मेरी कार मैंने आपके यहाँ पे पार्क कर दी। अब कोई थर्ड पर्सन बेली के इस पोजीशन के राइट को डिस्टर्ब करता है, जैसे कार का चोरी कर लिया या उसको कोई इंजरी पहुंचाई, तो सवाल है कि उस थर्ड पर्सन पर केस करने का राइट लॉ ने किसको दिया? लॉ कहता है बेली एंड बेलर हैव सेम राइट अगेंस्ट अ थर्ड पर्सन लाइक फाइल ए सूट एंड क्लेम कॉम्पनसेशन। बराबर से दोनों पार्टी के पास में राइट है कि उसके अगेंस्ट में सूट फाइल करे, ठीक है, कॉम्पनसेशन क्लेम करे। अब मान लो बेली ने केस किया और कॉम्पनसेशन क्लेम किया, या बेलर ने केस किया और कॉम्पनसेशन क्लेम किया, तो जो भी कॉम्पनसेशन थर्ड पार्टी से आएगा बच्चों, दोनों पार्टीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना उनका इंटरेस्ट था, जितना उन्होंने पैसा खर्च किया होगा, उस इंटरेस्ट के अंदर दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इस पर आपको याद हो तो एक बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल हम लोगों ने किया है। टॉपिक तो यहाँ पे हमारा खत्म होने आ रहा है, बस अपने को प्लेज पढ़ना है इसके अंदर से।
याद करो अपना एक रवि वाला क्वेश्चन था बच्चे लोगों कि जहां एक बैंक से हमने लोन लिया है, ठीक है, लोन के बदले हमने सिंबॉलिक डिलीवरी में एक रेलवे रिसिप्ट बैंक के पास में रख दी। अपना पॉइंट क्या था, लोन था, याद है आपको, 30,000 का, 30,000, 60,000 के गुड्स का रिसिप्ट हमने उनको दे दिया कि भाई आपसे हम 30,000 का लोन ले रहे हैं, बदले में रेलवे रिसिप्ट पकड़ो, रेलवे से आपके 60,000 के गुड्स अपने पोजीशन में ले लेना, ऐसा हमने बैंक को बोला। अब रेलवे ने क्या कर दिया बच्चों, गुड्स को लॉस्ट कर दिया। नाउ हु हैज राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट रेलवे? ये जो बंदा जिसने लोन लिया रवि, ये भी केस कर सकता है और बैंक भी केस कर सकती है। सपोज करो बैंक भी लिए, यहाँ पे बैंक ने केस किया, बैंक पूरे 60 के लिए केस करेगी बच्चों। ऐसा नहीं कि बैंक का लोन 30 का है तो 30 के लिए करेगी, बैंक पूरे गुड्स की वैल्यू के लिए केस करेगी और 60,000 जब बैंक जीत जाएगी पैसा और 60,000 मिलेंगे तो 30,000 तो खुद के लोन के लिए है और बाकी 30 दूसरे बंदे के लिए, रवि के लिए, जो रियल ओनर ऑफ द गुड्स है, उसको जाएंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो एग्जांपल आपको याद आ गया होगा, प्लेज बच्चों बेलमेंट का एक पार्ट है, बराबर। इट इज बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। बहुत सिंपल है, जब लोन वगैरह लेते हैं तो उसके पेमेंट के लिए सिक्योरिटी में हम गुड्स को प्लेज करते हैं। प्लेज में फिजिकली गुड्स सामने वाले को दे दी जाती है, पर कंस्ट्रक्टिव भी होता है इसके अंदर, अपने पढ़ा था। जो पर्सन प्लेज करेगा उसको प्लेजर बोलते हैं, पॉनर भी बोलते हैं, और जो बेली है, बराबर से जो प्लेज करता है वो प्लेजर हो गया। जिसके पास गुड्स रखे हमने वो बेली या फिर प्लेजी के नाम से, पॉनी के नाम से जाना जाता है। पॉनी वो हो गया जो लेंडर है, जिसने पैसा उधार पे दिया है और हमने उसके पास गुड्स रखे हैं, तो हमारे गुड्स उसके पास में है। उसके पास क्या क्या राइट है बच्चों, गुड्स को उस वक्त तक वो रिटेन करके रख सकता है जब तक हम उसको लोन का पैसा या जो भी पेमेंट है डेब्ट का और सारे एक्सपेंसेस जो है वो पे नहीं कर देते, ठीक है। Goods placed not only for the payment of debt but also recovery of all expenses including the preservation of goods pledged, वो पैसा भी हमी को देना पड़ेगा ना। Now subsequent debt बच्चों, ये अपना जनरल लियन की तरह हो गया कि आप subsequent खाली उस डेब्ट के लिए नहीं, इसके बाद भी अगर कोई लोन वोन का ट्रांजेक्शन ले रखा है तो भी आप ये गुड्स को रोक करके रख सकते हो, ठीक है। राइट टू सीक रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, बच्चों सुनना, सीक रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अब सवाल ये हुआ कि 1 लाख का हमारा लोन है बच्चों, उस पे 10,000 का हमारा इंटरेस्ट है और 5,000 का हो रहा है, मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा उन गुड्स को लुक आफ्टर करने में लग गया। अब क्या कर सकते हैं, 1,10,000 के लिए जो हमारा पॉनी है वो गुड्स को, जिसने पैसा उधार पे दिया है, वो गुड्स को अपने पास में रिटेन कर लेगा। पॉनी कौन हुआ, जो लेंडर भी है, जिससे हमने लोन लिया और अपने गुड्स उसके पास में रखे हैं, तो वो पूरे 1,10,000 के लिए। ये 5,000 के लिए बच्चों आप सूट फाइल कर सकते हो, लेकिन गुड्स को रोक करके नहीं रख सकते। जैसे सामने वाला 1,10,000 देने को तैयार हो गया तो हमको गुड्स तो उसको वापस देने पड़ेंगे और इस 5,000 के लिए हम उसके ऊपर सूट फाइल करेंगे। तो सीक रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाउएवर नो राइट टू रिटेन द गुड्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले हैं इसके लिए गुड्स आप रिटेन करके नहीं रख सकते, सिर्फ सूट फाइल कर सकते हो। तो गुड्स रिटेन, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, उनके लिए रोका जा सकता है, ठीक है, बराबर। नाउ राइट टू स्यू तो है ही है। अगर पॉनर पेमेंट नहीं कर रहा है तो पॉनी उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, केस फाइल करेगा, हैज अ राइट टू सेल द प्लेज्ड गुड्स, बट ऑब्वियसली कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से परमिशन लेके गुड्स को सेल करेगा और फिर भी अगर पूरा पैसा रिकवर नहीं होता है तो बचे हुए पैसे के लिए सूट भी फाइल करने वाला है, ठीक है। एक बहुत शानदार पॉइंट आता है बच्चे लोगों को समझना, अगर कोई गुड्स मेरे पास अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, सर कैसे, सुनना, अपना पुराना एग्जाम्पल है, मैंने किसी के सर पे रिवॉल्वर लगाया और रिवॉल्वर लगा करके कोर्जन यूज करके मैंने उसका सोने का चेन जो है वो उससे खरीद लिया, छीना नहीं है, याद करिए, कोर्जन कुछ रेम्यूनरेशन देके मामूली सा, और मैंने उससे खरीद लिया। अब सामने वाला जानता है इट इज अ मैटर ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वो मेरे अगेंस्ट में केस करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकता है। वो कैंसिल करवाता उससे पहले याद करो मैंने गुड्स को बेच दिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपने पढ़ा नेमोडेट में, तो खरीदने वाले को ओनरशिप मिल जाएगी। अब चूंकि यहां बेचा नहीं है, वो चेन मैंने मान लो किसी के पास में प्लेज कर दी है, तो क्या प्रोविजन होगा बच्चों, व्हेन द पॉनर हैज ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द गुड्स, पॉनर यानी कि गुड्स को रखने वाला, पैसा उधार लेने वाला, वो गुड्स को लेता है अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल का मतलब फ्रॉड करके, कोर्जन यूज करके, अनडू इन्फ्लुएंस यूज करके, कैसे भी, ठीक है। बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ प्लेज, लेकिन वो गुड्स जब प्लेज पे रखे जा रहे थे तब तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया गया था, तो जो पॉनी है जिसने पैसा उधार दिया बेटा उसके पास गुड टाइटल आ जाएगा। गुड टाइटल का मतलब
पैसा दो, गुड्स को ले जाओ, नहीं तो मैं तो रिटेन करके रख लूंगा। बस उसने ये काम गुड फेथ में किया होना चाहिए और उस बेचारे को पता ही नहीं था कि ये जो प्लेज पे रख रहा है ये इसका असली मालिक है नहीं, उस बेचारे को पता ही नहीं था। तो ऐसे में लॉ उसको राइट देता है कि आपका जो पैसा दे, आपका पैसा दे तो गुड्स रिलीज कर देना, नहीं तो गुड्स आप अपने पास में रख सकते हो। ये अपने को इसके अंदर ध्यान में रखना चाहिए। बराबर समझे आप लोग? बहुत सिंपल राइट है। अब सेम उसी तरह से बच्चों ऑनर यानी कि जिसने पैसा उधार पे लिया है और जो गुड्स का मालिक है उसके पास पहला राइट क्या है कि वो अपने गुड्स को वापस ले, पेमेंट करके अपने गुड्स को वापस ले सकता है। और कल को अगर उसके गुड्स उसको नहीं दिए जाते हैं आफ्टर पेमेंट भी, तो वो उसके लिए सूट फाइल करने का राइट भी रखेगा। तो रिडीम का मतलब क्या हो गया? लोन का रीपे करना और गुड्स को फ्री करवा लेना। अब रीपे करने के बाद भी गुड्स अगर फ्री नहीं होता है तो सूट फाइल करने का राइट अपने को मिल रहा है। और बच्चों प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट बिल्कुल वैसे ही जैसा ओनर करता है। जनरली ओनली एन ओनर ऑफ द गुड्स कैन प्लेज, लेकिन कुछ कुछ केसेस में उसकी कंसेंट से मर्केंटाइल एजेंट भी प्लेज कर सकता है। ठीक है। प्लेज वेयर ओनर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट। सपोज करो बैंक कोई गुड्स का ज्वाइंट ओनर हो, गुड्स की वैल्यू 1 लाख है बच्चों, हम इसके 2 ओनर हैं, तो एक तरह से 2 ओनर है तो हमारा इंटरेस्ट 50-50 हजार जितना है। तो अगर मैं ये गुड्स प्लेज करना चाहूं तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट तक के लिए कर सकता हूं, 50 हजार के लिए, पूरे 1 लाख के लिए नहीं। वेयर अ पर्सन प्लेज गुड्स जिसमें उसका खाली एक लिमिटेड इंटरेस्ट है तो वो प्लेज वैलिड होगा सिर्फ उस अमाउंट तक के लिए जितना मेरा इंटरेस्ट है। जैसे सपोज करो ना, थोड़ा सा अलग एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे बेलमेंट में गुड्स इंक्लूड होते हैं, यहाँ बेलमेंट में इमूवेबल प्रॉपर्टीज नहीं आती है, लेकिन फॉर एग्जांपल सपोज करो एक बड़ा सा घर है और उस घर का डिवीजन कर रखा है कि एक हिस्सा मेरे भाई का, एक मेरा, ये ऐसा डिवीजन कर रखा है। तो अगर मैं प्लेज पे करूंगा तो सिर्फ अपना वाला एरिया जो है वो प्लेज पे कर सकता हूं, ना कि पूरा। हालांकि ये एग्जाम्पल यहाँ काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ गुड्स काम में आते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको गुड्स का एग्जाम्पल दिया कि 1 लाख की उसकी वैल्यू है, 2 जने हैं हम लोगों का, 50-50 हजार दोनों का लगा हुआ है, तो अपने शेयर तक को मैं गुड्स प्लेज पे रख सकता हूँ सामने वाले के साथ। सर लेकिन अपना क्या आधा गुड्स काट के दोगे क्या? अरे नहीं भाई, अपन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं ना प्लेज पे। अपने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है, सिंबॉलिक डिलीवरी हो सकती है, तो अपने इंटरेस्ट तक के लिए करूंगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, खत्म हो गया बच्चे लोगों। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ ये तो खत्म हुआ। अब आप लोगों को मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इसके क्वेश्चंस की तरफ ले जाऊं। तो हमारे पास में है यहाँ पे बच्चे लोगों बेलमेंट के क्वेश्चंस, टोटल 8 क्वेश्चंस अपने को देके रखे। आइए फटाफट से थ्योरी क्वेश्चंस पे डिस्कस नहीं करेंगे, मेनली केस बेस्ड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं बच्चों। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, है ना, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है। इसमें गुड्स का डिलीवरी होता है, बेलमेंट एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखिए इसमें गुड्स को वापस आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है। और प्रॉपर्टी हमेशा गुड्स होनी चाहिए, यानी कि मूवेबल ही होनी चाहिए, इमूवेबल इसके अंदर काउंट नहीं होगी बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। बराबर। बेलमेंट और प्लेज का डिफरेंस ये बहुत क्लियर डायरेक्ट आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, पर्पस क्या है बच्चों? प्लेज बेलमेंट का ही एक टाइप होता है, ये लोन के बदले दिया जाता है, और जबकि बेलमेंट तो लोन के लिए भी, स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी। राइट टू सेल, प्लेज के अंदर आप गुड्स में जब तक रिटेन कर सकते हो जब तक पैसा नहीं दे, और सेल करने का राइट है। बेलमेंट में आपको सेल करने का राइट जो है वो नहीं मिलता है कि भाई आज मैंने गाड़ी सर्विस के लिए दी, अब 10 लाख की गाड़ी है मेरी, 1000 रुपया सर्विस का नहीं दूंगा तो वो गाड़ी को बेच थोड़ी देगा, है ना। यूज करना, बेलमेंट में कई बार आप गुड्स लेते ही इसलिए हो कि यूज करोगे। दोस्त की कार ले रहा हूं, जाना है जयपुर, तो यूज करने के लिए लिया है। प्लेज में गुड्स को यूज नहीं कर सकते आप। कंसिडरेशन की जहां तक बात करें तो प्लेज में तो हमेशा होता ही है, लेकिन बेलमेंट में आप पढ़ के आए हो मे और मे नॉट होता है, अपने को ध्यान में रखना है। प्लेज में जैसे ही पेमेंट हो जाएगा डेब्ट का, प्लेज डिस्चार्ज, लोन डिस्चार्ज हो जाएगा। बेलमेंट के अंदर जब पर्पस पूरा होगा तब वो डिस्चार्ज होगा। तो दीज आर सम डिफरेंसेस, आप लोग ध्यान रखोगे। नाउ बच्चों अपने को बताना है कि ये बेलमेंट है कि नहीं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वी ने अपनी कार पार्किंग लॉट में पार्क की और चाबी उसके खुद के पास है बच्चों, नो बेलमेंट। याद आया आप लोगों को मैंने क्या कहा था? गुड्स का पोजीशन आपने भली बार रख दिया, लेकिन कस्टडी यानी कि कीज आपके पास है, तो ये बेलमेंट के अंदर नहीं आएगा। नियर कस्टडी से कुछ नहीं होता है, बेलमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये देखो, नियर कस्टडी ऑफ पोजीशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने गुड्स का पोजीशन दे दिया, सिर्फ कस्टडी देना। गाड़ी वार रखती मतलब कस्टडी तो दे दिया लेकिन पोजीशन नहीं दिया। कस्टडी ऑफ गुड्स डज नॉट मीन पोजीशन। बराबर। तो समझिएगा, आपने गुड्स वहां जरूर रख दी है लेकिन चाबियां भी आपके पास ही है, इस वजह से यहाँ पे बेलमेंट का ट्रांसफर नहीं होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। देयर मस्ट बी ट्रांसफर इन द गिवन केस सिंस कीज ऑफ द कार उसके आदमी के बी के पास, खुद के पास ही है, इसीलिए यहाँ पे ये कभी भी इसके अंदर प्लेज के अंदर बेलमेंट में नहीं आएगा।
ठीक है। सेकंड नंबर, सीजर ऑफ द गुड्स बाय कस्टम ऑथोरिटीज ने हमारे गुड्स सीज कर दिए, बट ऑब्वियसली इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट, क्योंकि यहाँ गुड्स का पोजीशन, गुड्स हमारे लेकिन पोजीशन उनके पास में है। जब हम पैसा चुका देंगे तो वो रिलीज कर देंगे उसको, यहाँ पे अपना बेलमेंट का पॉइंट लगेगा बच्चों, अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखोगे। नंबर नेक्स्ट, ए ने एक कैरेज हायर किया, ये अपने बुक में भी दे रखा है बच्चों, ए ने एक कैरेज हायर किया है बी से और 500 रुपया उसको दे रहा है। कैरेज अनसेफ था, कोई गाड़ी ब्रेक ब्रेक नहीं थे, और बी जो बेलर है, ये रहा अपना बेलर, और ये हो गया ए बेली, ठीक है। बेलर को बेचारे को पता ही नहीं था, ए को चोट लग गई, तो क्या यहाँ पे बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा क्या? 100% होने वाला है बच्चों, क्योंकि जब आप कोई गाड़ी किराए पे दे रहे हो, कैरेज किराए पे दे रहे हो, तो चाहे डिफेक्ट्स का आपको पता हो चाहे ना पता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाले के लॉसेस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे, वेदर ग्रेचुइटस नॉन ग्रेचुइटस, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये देखो, बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्पनसेशन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे लोगों, ए बेल्स हिज ज्वेलरी विद बी ऑन द कंडीशन टू सेफगार्ड इन बैंक्स लॉकर। ए ने अपनी ज्वेलरी बी को दिया, बी को बोला इसको बैंक के लॉकर में रखना, ये बेलर ये बेली हो गया। बी ने उसको अपने घर के सेफ लॉकर के अंदर रख दिया, जहां पे अपनी खुद की ज्वेलरी रखता था। 1 महीने बाद सारी ज्वेलरी बच्चों, एक रिलीजियस राइट हुआ वहां पे, और वहां पे सारे गुड्स जो है वो चले गए, ज्वेलरी सारी लॉस्ट हो गई। नाउ अभी ए बी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है, सक्सेस होगा या 100% होगा, बिकॉज बेली हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बेलर, अदरवाइज लॉस के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ उसका नेग्लिजेंसी माना जाएगा कि आप प्रॉपर उसको नहीं रख पाए। जब बैंक में बोला था तो घर पे क्यों रखा, है ना? तो ए और बी एग्री टू कीप द ज्वेलरी एट बैंक सेफ, नॉट एट द उसके रेजिडेंस पे नहीं बोला था, इसीलिए अब उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। सर अगर कुछ भी नहीं बोला और घर पे रख दिया हो तो यहाँ पे बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपनी ज्वेलरी के साथ आपने रखा, मतलब आपने पूरा सेफ्टी करने का कोशिश किया। अम्ब्रेला वाला बच्चों, अभी आपको मैं पूरा क्वेश्चन करवा चुका हूं, अभी आपको अम्ब्रेला का एग्जांपल दिया था, आर ने एम को अम्ब्रेला दिया था 2 दिन के लिए, पूरा 1 वीक उसने रख लिया, वापस देने जा रहा था, रास्ते में स्लिप हो गया, अम्ब्रेला टूट गया, कौन रिस्पॉन्सिबल है? भले ही गलती किसी की नहीं हो, लेकिन आपने 2 दिन से ज्यादा लेट कर दिया, आप गुड्स में कुछ भी होता है डेली रिस्पॉन्सिबल है, तो एम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, एम शेल हैव टू बियर द लॉस, ठीक है। आखिरी 2 क्वेश्चन देख लें। अमर बेल 50 kg ऑफ हाई क्वालिटी शुगर टू सृजित हु ओन अ किराना शॉप, promising to give 200 at the time of taking back of the bail goods। ठीक है भाई, वो 50 kg रखता है और 200 रुपए देने का भी प्रॉमिस करता है। सृजित ने क्या किया, सृजित का जो एम्प्लॉय था उसको पता नहीं था कि ये गुड्स किसी और के हैं, समझे आप बात को, मिक्सचर कर दिया। 50 kg ऑफ शुगर बिलोंगिंग टू अमर विद द शुगर इन द शॉप, क्या बात है भाई, और पैक भी कर दिया, और पैक्ड इट फॉर द सेल व्हेन सृजित वाज अवे। सृजित जब वहां पे नहीं था तो बच्चों उसने क्या किया, देखो अमर ने अपना 50 kg वहां पे रखा था जो बहुत हाई क्वालिटी की है, समझ रहे हैं, जिसकी वैल्यू भी ज्यादा है। अब उसके पर्सन ने क्या कर दिया कि ये जो 50 kg थी वो सृजित की जो शुगर वहां पे पड़ी थी, उसको लगा ये भी शक्कर है, ये भी शक्कर है, मिक्स कर दो, उसने मिक्स कर दिया और पैक भी कर दिया सेल के लिए, जबकि जिसने रखा था बेलमेंट वो बहुत हाई क्वालिटी वाला था। ये जब अमर को पता लगता है तो वो बिल्कुल आस्किंग द शुगर की मेरा शुगर वापस लाओ, as the price of the specific quality of sugar had tripled, कि आपने इसका तो प्राइस ही खत्म कर दिया है, शुगर वापस लाओ और साथ में डैमेजेस भी। तो अमर के पास क्या रेमेडी है बच्चों लोगों, अपने को याद है क्या रेमेडी अमर के पास, अगर बिना उसकी कंसेंट से गुड्स मिक्स कर दिया और गुड्स ऐसे हैं शुगर मिक्स कर दी तो सेपरेट भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ मुझे, पूरा लॉस ऑफ गुड्स का कॉम्पनसेशन ये लेगा। तो इन द गिवन केस मिक्स कर दिया गया, सृजित एम्प्लॉई हैज मिक्स्ड द 2 काइंड ऑफ शुगर, देन ही मतलब सृजित मस्ट कंपनसेट अमर फॉर द लॉस ऑफ द शुगर। जो भी शुगर का पूरा वैल्यू है वो हम रिकवर करेंगे, लॉसेस रिकवर करेंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर से, क्योंकि गुड्स को ऐसा मिक्स कर दिया कि अब उसको अलग नहीं किया जा सकता है। Mrs. A deliver her old silver jewelry to buy a goldsmith for the purpose of making new silver bowl out of it. Every evening she used to receive the unfinished goods silver bowl to put into box kept Mr. Y's shop। ठीक है भाई, अब ए ने अपना जो सिल्वर ज्वेलरी है वो वाई को दिया था गोल्ड स्मिथ को बनवाने के लिए। हर इवनिंग को ये मिसेस ए क्या करती, ये वहां पे जाती, अनफिनिश जो सिल्वर बाउल होती उसको एक बॉक्स के अंदर रखती और वाई की शॉप से ले जाती, मतलब कस्टमर ज्वेलर की शॉप से ले जाता। शी केप्ट द की ऑफ दैट बॉक्स विद हरसेल्फ, वो बकायदा क्या करती, अच्छा 1 मिनट रुको, थोड़ा सा ठीक से पढ़ना पड़ेगा, पुट इनटू बॉक्स एंड केप्ट इट बाय शॉप, ओके, मतलब वो हर शाम को आती, एक बॉक्स में बंद कर देती अनफिनिश्ड को और ताला लगा करके चाबी खुद साथ में ले जाती।
वॉज देयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? नहीं। वन नाइट सिल्वर बाउल जो है वो चोरी हो गई, सिल्वर बाउल बॉक्स में से चोरी हो गई एक रात को। सवाल ये आता है क्या ये बेलमेंट है क्या? नहीं है। सेम वो अपना कार वाला पॉइंट है, आपने पार्क तो कर दिया वहां पे, आपने कस्टडी तो दे दिया, पोजीशन कहां है? वो तो अभी आपके पास ही है ना। Was there a contract of bailment whether the possession of the goods actually considered deliver हुआ क्या? नहीं हुआ बच्चे लोगों। सीधा सीधा से प्रोविजन देने के बाद mere keeping the box at Vice shop when A herself took away the key cannot amount to delivery as per meaning of delivery given the provision of section 149, क्योंकि चाबी आप अपने पास में रख रहे हो। Therefore in cases no contract of bailment and as Mrs. A did not deliver the complete possession of the goods, आपने बॉक्स वहां पे रखा लेकिन चाबी नहीं दिया, तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे बना ही नहीं। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों, लास्ट वाला। सृष्टि क्या है? सृष्टि एक्वायर्ड वैल्यूएबल डायमंड एट ए वेरी लो प्राइस बाय अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से उसने डायमंड लिया है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कैंसिल नहीं हुआ, और सृष्टि ने क्या किया कि ये डीके के पास में प्लेज कर दिया। 100% वैलिड प्लेज है बच्चों। आपको मैंने लास्ट में बताया था कि जब गुड्स को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिया हो और सामने वाला कैंसिल करे उससे पहले पहले आपने किसी को प्लेज पे कर दिया, और लेने वाले ने अगर गुड फेथ में लिया है बिना इस नोटिस के कि राइट डिफेक्टिव है, तो उसको बैटर टाइटल मिल जाएंगे, अपने पास रोक कर रखने का राइट रहेगा जब तक लोन नहीं चुका देते। तो 100% ये प्लेज वैलिड माना जाएगा, आपने को ध्यान रखना है। चलिए जी, तो यहां आकर के आपका बेलमेंट का जो टॉपिक है, बेलमेंट एंड प्लेज, वो भी आकर के फर्स्ट क्लास का विद क्वेश्चंस हमारा खत्म हो जाएगा। फटाफट से अपनी तैयारी रखिए, जल्दी से इस लेक्चर को देख करके खत्म करिएगा। हाँ जी, तो इस वक्त आप लोग इंडेमिनिटी और गारंटी पर बात को खत्म कर चुके हैं, और उसके साथ ही हम लोग बेलमेंट और प्लेज पे भी हमारी बात खत्म कर चुके हैं। अब नंबर लगाते हैं हमारे तीसरे चैप्टर का, यानी कि एजेंसी वाले चैप्टर पर। आइए हमारी बात को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो एजेंसी का डेफिनेशन में, अगर एजेंट का डेफिनेशन में बात करूं तो अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन इज कॉल्ड एजेंट। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल डेफिनेशन आप सबको आती है। प्रिंसिपल बोले तो कौन? दी पर्सन फॉर हुम द एक्ट इज डन और इज सो रिप्रेजेंटेड, जिसके लिए काम किया जाएगा वो प्रिंसिपल कहलाएगा। और प्रिंसिपल और एजेंट के बीच के रिलेशन को हम लोग बोलेंगे सिंपली एजेंसी। तो बहुत इजी हो गया। 4 फीचर आप लोग शुरू से पढ़ के आए हो। प्रिंसिपल हमेशा एजेंट के एक्ट के लिए बाउंड रहेगा, ये हमको पहले से पता है, बराबर। जो भी पर्सन प्रिंसिपल रहेगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी होना चाहिए। जहां तक बात करें एजेंट की, तो एजेंट यहां पे माइनर जो है वो भी बन करके आ सकता है, अपने को ध्यान में रखना। प्रिंसिपल को बाउंड भी कर सकता है। बहुत स्पेसिफिक पॉइंट था अलग से जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, और ये पॉइंट फाउंडेशन के टाइम से पढ़ के आए हो कि कंसिडरेशन जो है वो एजेंसी के केस में अपने को रिक्वायर्ड नहीं होता है। चलिए आगे बात शुरू करते हैं। एजेंसी बनाने के मोड्स क्या रहेंगे? तो सबसे पहला तो एक्चुअल अथॉरिटी से, जहां आपने एक्सप्रेसली बाय वर्ड स्पोकन या रिटन किसी को अपना एजेंट बना दिया तो एजेंसी का क्रिएशन हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअल अथॉरिटी के ऊपर अगर बात करें तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो जाती है कि सामने वाला हमारा जो है वो एजेंट बन गया। जैसे अपन एक एग्जांपल लिया था कश्मीर कन्याकुमारी वाला, कि यहाँ पे हमारा मतलब जोधपुर के अंदर हमारा ऑफिस है और कन्याकुमारी के अंदर हमने एक और अपना ब्रांच ओपन कर लिया, तो वहां पे डिसीजन लेने का इंप्लाइड पावर उसको मिल गया कई बार। तो इस तरह से भी ये राइट उसको दिए जा सकते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि एजेंसी रेटिफिकेशन के थ्रू होती है, जिसमें पर्सन एजेंट पहले बन जाता है और सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन हम बाद में कर देते हैं, बराबर। रूल्स क्या रहेंगे? ये रेटिफिकेशन एक्सप्रेस से इंप्लाइड हो सकता है कि आप मेरे बिहाफ पे कुछ गुड्स परचेज करके लेके आ गए, मैंने उस वक्त आपको अथॉरिटी नहीं दिया था, बाद में मैंने आपको अथॉरिटी दे दिया, तो अब आप मेरे एजेंट मान लिए जाओगे, तो एक्सप्रेस या इंप्लाइड अथॉरिटी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, वैलिड रेटिफिकेशन तब तक नहीं होगा जब तक सारे फैक्ट्स के बारे में पूरी तरह से पता नहीं हो। आप मेरे बिहाफ पे 1 लाख के गुड्स परचेज करके लेके आए, लेकिन मुझे 10,000 ही बताया, तो मेरा यहाँ पे रेटिफिकेशन से एजेंसी वैलिड नहीं होगा। ठीक है। रेटिफिकेशन अगर होगा तो पूरे एक्ट का होना चाहिए, पूरे 1 लाख के गुड्स का ही मैं रेटिफाई करूं तभी वैलिड होगा। पार्टली रेटिफिकेशन वैलिड नहीं माना जाता है, बराबर। बहुत अच्छा प्रोविजन ये था, व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टीज अफेक्टेड, तो रेटिफिकेशन का रूल काम नहीं करेगा। याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को। हम लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से एक एग्जांपल लिया था, और इसमें आपको मैंने अपना ही एग्जांपल दिया था कि भाई मेरे लैंडलॉर्ड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट था हाउस रेंट का, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि अगर वो चाहेंगे कि मुझे घर छोड़ना है तो एटलीस्ट 2 महीना पहले मुझे नोटिस देंगे, तभी मैं उस घर को छोड़ूंगा। ठीक है। अब मेरे लैंडलॉर्ड की सिस्टर वहां आती है और आकर के कहती है कि मेरे ब्रदर ने बोला है कि आप घर 15 दिन में खाली करो, बराबर। अच्छा, ऐसा एक्चुअल में लैंडलॉर्ड ने बोला ही नहीं था, उनकी सिस्टर अपनी मर्जी से बोल गई। अब अगर इस चीज को मेरा लैंडलॉर्ड
रेटिफाई करे कि चलो अब मेरी बहन ने बोल दिया तो मैं रेटिफाई कर दूं, तो उससे थर्ड पार्टी यानी मेरे इंटरेस्ट अफेक्ट होते हैं, क्योंकि मुझे 2 मंथ्स का टाइम पहले से डिसाइडेड था, वो चेंज होकर 15 दिन का हो जाता है, मतलब मेरे राइट्स अफेक्ट करते हैं, तो ऐसा रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, हम लोगों ने किया। इलीगल एक्ट कभी भी रेटिफाई नहीं होते, अपने को पता है, और वॉइड एब इनिशियो वाली चीजें भी रेटिफाई नहीं होती है। खत्म, ठीक है। एजेंसी बाय ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, बचे लोगों एस्टोपल होल्डिंग आउट। प्रिंसिपल ने कहा कि भाई ये पर्सन मेरा एजेंट है, जबकि वो एजेंट है ही नहीं, और अगर उस पर वर्क हो गया तो एजेंसी मान ली जाएगी। सेम एजेंट ने प्रिंसिपल के सामने बोल दिया कि मेरा प्रिंसिपल है, जबकि वो प्रिंसिपल था ही नहीं, तब भी उनके बीच में ये ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी एस्टोपल होल्डिंग आउट बन जाएगा, और एक बार अगर बन गया तो बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते हो। ये प्रोविजन भी हमको अच्छी तरह से पता है, बराबर। चलिए, एजेंसी बाय नेसेसिटी भी बहुत बढ़िया प्रोविजन बनाता है। सरकम चांसेस कई बार एजेंसी का रिलेशन बना देती है, बहुत कॉमन सा पॉइंट था। वही हमारा मैंगोज वाला एग्जांपल की लेकर के गए, रास्ते के अंदर पैरिश होने वाले थे गुड्स, उसने सेल कर दिए, तो यहां एजेंसी बाय नेसेसिटी बन जाएगी, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। हालांकि ये चीज अपन इमरजेंसी में भी लेते हैं, तो इसमें अपन वो एग्जाम्पल डाल देते हैं ना, शिप वाला जो एग्जाम्पल था कि शिप का जो कैप्टन है वो एजेंट तो नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन में शिप को रिपेयर कराने के लिए प्रिंसिपल से कांटेक्ट करने का कोशिश किया, नहीं हो पा रहा है, तो वो एजेंट मान लिया जाएगा, है ना। तो एजेंट शुड बी इन पोजीशन, नॉट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, एक्चुअल और डेफिनेट कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी थी, सॉरी कमर्शियल नेसेसिटी थी जो उसने काम किया। जो काम एक पर्सन बोनाफाइडली करता अपने बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल के लिए, वो उस बंदे ने भी किया। और यहां पे एजेंट मस्ट हैव अडॉप्टेड मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल कोर्स ऑफ एक्शन। कोई भी प्रूडेंट पर्सन उस सिचुएशन में जो तरीका इस्तेमाल करता है वो उसने भी किया, इस पर्सन ने भी किया, तो यहां पे एजेंसी बाय नेसेसिटी हमारी बन जाएगी, बराबर। बहुत सिंपल है ना। बच्चे लोगों, हस्बैंड एंड वाइफ वाला हमारा फेमस एग्जांपल, फेमस पॉइंट, व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ लिव टुगेदर, वाइफ इज कंसीडर्ड एज एन इंप्लाइड एजेंट ऑफ हर हस्बैंड, बराबर से मानी जाएगी। और देयर इज अ लीगल प्रिजम्पशन दैट वाइफ हैज ऑथोरिटी टू प्लेज हर हस्बैंड्स क्रेडिट फॉर नेसेसरीज। ये एक लीगल प्रिजम्पशन लेकर के चला जाता है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड का जो क्रेडिट है उसको प्लेज पर रख सकती है जब भी वो लाइफ की नेसेसरीज के लिए कोई भी चीज खरीदती है। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, बहुत फटाफट से हम लोग रिवीजन लगा रहे बच्चे लोगों, ताकि फटाफट पॉइंट आप लोगों को रिकॉल हो जाए। समय आपके पास में कम है, तो धड़ाधड़ मेरे साथ में रिवीजन करते रहिए। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एजेंट का ऑथोरिटी कितना है? तो एजेंट हैज पावर टू डू ऑल एक्ट अंडर हिज ऑथोरिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन। समझ रहे हैं? यानी किसी भी काम को करने के लिए एजेंट अपने ऑथोरिटी के अंदर रह करके काम करेगा, तभी प्रिंसिपल लायबल है। लेकिन कई बार जो भी वो मैंगो और पैरिशिंग वाला जो आपको मैंने एग्जांपल दिया था, एज अ ऑर्डिनरी या प्रूडेंस मैन अगर वो पावर के बाहर जाके भी काम कर दे अपने प्रिंसिपल को लॉसेस से बचाने के लिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां हम एजेंट को पर्सनली लायबल नहीं करेंगे, बराबर सिंपल। कोई भी नोटिस या इंफॉर्मेशन अगर एजेंट को दी जाए तो प्रिजम्पशन माना जाता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल को दिया गया है। ये भी आपको यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एजेंट क्या है? सबसे पहला एजेंट का ड्यूटी बनता है प्रिंसिपल के डायरेक्शंस को फॉलो करने का, बराबर। प्रिंसिपल का डायरेक्शन फॉलो करना है अभी तुमको, बराबर। और अगर ऐसा नहीं किया, है ना, तो और उससे प्रिंसिपल को कुछ भी नुकसान हुआ तो ये डैमेजेस भी पे करेगा। एजेंट हैड टू कंपनसेट द प्रिंसिपल वेयर द एजेंट डिड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। अच्छा, अपना इसमें बहुत पॉपुलर एग्जांपल वो भी बनता है, वैसे वो पॉइंट थर्ड पार्टीज में भी आता है। प्रिंसिपल ने एजेंट को ऑथोराइज किया था मेरा वॉच 50,000 में सेल करना, उसने 40 में सेल कर दिया, बराबर। तो लेने वाले को तो ओनरशिप मिल गई। अब चूंकि एजेंट ने प्रिंसिपल का डायरेक्शन फॉलो नहीं किया तो प्रिंसिपल को जो भी 10,000 का नुकसान है वो एजेंट से रिकवर करेगा। ऐसा भी एग्जांपल हम यहां पे लगा सकते हैं। चलिए, एजेंट जो भी काम करेगा फुल डिलीजेंस से, स्किलफुली, एफिशिएंटली उसको काम करना चाहिए, बराबर। एजेंट का ड्यूटी बनेगा। अच्छा, फर्स्ट वाले पॉइंट में आप ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखना कि भी प्रिंसिपल के बिजनेस को तो फॉलो करना है, उसको कंडक्ट करना है, लेकिन अगर किधर भी कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है तो जो भी उस बिजनेस के रूटीन ट्रेड या कस्टम है वो जरूर उसको फॉलो करके बिजनेस को करना चाहिए। ये पॉइंट भी हम इसमें फर्स्ट वाले के साथ ध्यान रखने वाले हैं। चलिए, तो स्किल डिलीजेंस से काम करेगा, अकाउंट्स मेंटेन करेगा बराबर से, और प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट हो तो उसको सेंड भी करेगा, और टाइम टू टाइम पे प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करेगा, बराबर। इंस्ट्रक्शन उसके लेना है, उसके साथ कम्युनिकेट करना है, वो सब रेगुलर बेस पे होना चाहिए, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है रेपुटेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन बाय प्रिंसिपल इफ एन एजेंट डील्स डिसऑनेस्टली ऑन हिज ओन अकाउंट। बहुत जबरदस्त पॉइंट थे बच्चे लोगों को दोनों, 215 216 वाले हमारे सेक्शंस थे। अगर एजेंट ने डिसऑनेस्टली कोई भी काम किया खुद के अकाउंट में इन बिजनेस ऑफ एजेंसी,
विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल उस ट्रांजेक्शन को पूरा कैंसिल कर सकता है, बराबर। उसके साथ ही द प्रिंसिपल इज एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम द एजेंट एनी बेनिफिट विच मे हैव रिजल्टेड टू हिम फ्रॉम द अबव ट्रांजेक्शन, यानी एजेंट को उस ट्रांजेक्शन में जो भी फायदा हुआ है प्रिंसिपल वो भी वापस लेने का राइट रखेगा, और पहले वाले पॉइंट में उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल भी करने का राइट रखता है, कि अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। नाउ एजेंट का ड्यूटी बनता है कि पे टू हिज प्रिंसिपल ऑल सम रिसीव ऑन हिज अकाउंट आफ्टर, कुछ वो जो उसका रिटेन मनी करना होता है वो करने के बाद सारा पैसा प्रिंसिपल को सेंड करेगा, ये बनते हैं उसकी ड्यूटीज। अब ड्यूटीज कभी अकेले नहीं आती बच्चों, राइट्स को लेकर के आती है। तो पहला राइट बनता है राइट ऑफ रिटेंशन, द एजेंट कैन रिटेन आउट ऑफ द सम रिसीव, जो ऊपर अपने पढ़ा ना, जो भी पैसा रिसीव हो रहा है उसमें अपने एक्सपेंडिचर को या अपने रेम्यूनरेशन को या तो उसने एडवांस प्रिंसिपल को भेज दिया उसको लेस कर सकता है। बट ऑब्वियस हर आदमी रेम्यूनरेशन के लिए काम करता है, तो रेम्यूनरेशन उसका राइट है। मिसकंडक्ट ऑफ एजेंट, एन एजेंट हु इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इज द बिजनेस ऑफ एजेंसी, समझना, इज नॉट। अब आप कहोगे सर ये राइट का है उसका, बच्चे लोग राइट नहीं है, लेकिन इसके साथ ही पढ़ने का पॉइंट है, इसलिए मैंने यहां दे दिया कि अगर वो गिल्टी है उसका मिसकंडक्ट का, तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच ही हैज मिसकंडक्टेड। उस केस में फिर उसको रेम्यूनरेशन जो है वो नहीं मिलेगा या कट हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर ये दोनों पॉइंट साथ में पढ़ने के हैं। अगला पॉइंट फिर से राइट का आता है, एजेंट को अपने रेम्यूनरेशन कमीशन वगैरह के लिए प्रिंसिपल का जो भी गुड्स है, प्रॉपर्टीज है, बुक्स है, उसको उस पर राइट ऑफ लियन यूज करने का राइट है, राइट टू रिटेन, राइट ऑफ लियन आप लोग जानते हैं, रोक के रखना। एजेंट टू बी इंडेमनिफाई, अच्छा पॉइंट है, द एम्प्लॉयर ऑफ एन एजेंट इज बाउंड टू इंडेमनिफाई हिम अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट डन बाय सच एजेंट एक्सरसाइज ऑफ द ऑथोरिटी कन्फर्ड अपॉन हिम। भाई एजेंट को जो भी लॉफुल तरीके से हमने राइट्स दिए, बराबर, जो काम करने को उसको दिया, और उस काम को करते हुए, लॉफुल काम को करते हुए एजेंट को अगर कोई भी नुकसान होता है, एजेंट का जेब का कोई पैसा लग गया, कुछ भी हुआ, तो बट ऑब्वियस है प्रिंसिपल उसको कंपनसेट करेगा, अपने को ध्यान में रखना है। सेम वैसे ही पॉइंट है बच्चों, वेयर द एजेंट एक्ट इन गुड फेथ ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल, है ना। तो प्रिंसिपल का डायरेक्शन था, जैसे सपोज करो एक एजेंट है, उसने कोई गुड्स का ऑर्डर लिया, ठीक है, प्रिंसिपल ने कंफर्म कर दिया था कि 3 दिन में गुड्स पहुंच जाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल ने 3 दिन में गुड्स पहुंचाए नहीं, थर्ड पार्टी ने एजेंट के ऊपर डैमेजेस का केस कर दिया, तो एजेंट इज एंटाइटल्ड फॉर डैमेजेस फॉर एनी लॉस फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो ऐसे में अगर एजेंट को कोई भी नुकसान हुआ तो उसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है, ये आप लोग को इस प्रोविजन में ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। नेक्स्ट पे पढ़ें, where one person employ another to do an act which is criminal to the employer is not liable to the agent to indemnify him। बहुत जबरदस्त पॉइंट है बच्चे लोगों, अगर कोई क्रिमिनल काम है, मैंने अपने लिए कोई गुंडा वुंडा हायर कर लिया सुपारी उपारी देने के लिए, मारपीट करने के लिए, बराबर, और ऐसे में उसका कोई भी नुकसान रहेगा, तो मैं लीगली मुझे वो इन्फोर्स नहीं कर सकता है कि मुझे इंडेमनिफाई करो। तुम लोग ने पिक्चर में देखा है, जैसे कोई गुंडा वुंडा है, बराबर, अब उसके बहुत सारे आदमी रखे हुए हैं। अब वो मान लो गुंडे ने कोई मर्डर वर्डर किया और उसने अपने किसी आदमी को बोला, अपने किसी जूनियर गुंडे को बोला कि यार तू पुलिस को जाके सारा इल्जाम अपने सर पे ले ले, तेरा सारा खर्चा वर्चा, तेरे घर का खर्चा मैं चलाऊंगा। अब यहाँ लीगली बाउंडेस नहीं है, कल को वो नहीं दे पैसा उसको, तो वो उस पर लीगली सूट फाइल नहीं कर सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। तो बहुत सीधा सा है, क्रिमिनल एक्ट ऑफ एजेंट के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है, भले ही प्रिंसिपल के कहने से उसने क्यों नहीं किया हो, लेकिन एजेंसी का रिलेशन यहाँ पे नहीं क्रिएट होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। इंडेमनिफाई को आप लीगली बाउंड नहीं कर सकते। Now, the principal must make compensation to his agent in respect of injury caused to such agent by the principal negligence or want of skill। अगर एजेंट को नुकसान हुआ, प्रिंसिपल की नेग्लिजेंसी या स्किल नहीं थी प्रिंसिपल में, कुछ ऐसे गुड्स उसने सेंड कर दिए जिसमें प्रॉपरली केयर करना था और वो प्रिंसिपल ने किया नहीं और एजेंट को गुड्स भेज दी और वहां एजेंट को कुछ भी नुकसान हो गया प्रिंसिपल का नेग्लिजेंसी की वजह से, तो एजेंट जो है वो अपने प्रिंसिपल से कॉम्पनसेशन ले सकता है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। फिर बच्चे लोगों, एनफोर्समेंट ऑफ एजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट मे बी एनफोर्स इन द सेम मैनर एज इफ कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन एंटर्ड इनटू बाय द प्रिंसिपल इन पर्सन। हम लोग जानते हैं, मेरे बिहाफ पे अगर एजेंट कोई भी डीलिंग करेगा तो यही माना जाएगा कि वो डीलिंग मैंने किया है, तो मैं उसको एग्जीक्यूट भी बिल्कुल उसी तरह से करूंगा जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट खुद मैंने किया हो, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। सिंपल पॉइंट है, फटाफट आगे बढ़ जाएं। बच्चों को पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट क्या कहता है, व्हेन एन एजेंट एक्सीड ऑथोरिटी, दो बातें हैं, अगर सेपरेट की जा सकती है तो इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द पार्ट विच इज विद इन हिज ऑथोरिटी। तो जो भी काम उसने ऑथोरिटी के बाहर जाके किया उसके लिए वो खुद लायबल होगा, ऑथोरिटी के अंदर के काम के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होने वाला है,
ठीक है। लेकिन अगर सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो होल ट्रांजैक्शन के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा फिर वो एजेंट पर्सनली लायबल हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। वर्क्स फॉर फॉरेन प्रिंसिपल बच्चे लोगों को समझना, कई बार ऐसा होता है कि अगर एजेंट ने कोई काम किया लेकिन प्रिंसिपल फॉरेन में है, अब फॉरेन लॉस, हमारा लॉ फॉरेन तक पहुंच नहीं रहा है, वो जब तक नहीं पकड़ में आता है, कुछ नहीं होता, तब तक एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। ही कैन बी लायबल वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय एन एजेंट फॉर द सेल और परचेज ऑफ गुड्स फॉर ए मर्केंटाइल रेजिडेंट अब्रॉड या फॉरेन प्रिंसिपल। तो फॉरेन वाले को तो पकड़ेंगे, तब पकड़ेंगे भाई, इधर जो बंदा है उसको पहले पकड़ा जाएगा, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। सेम वैसा ही बच्चों अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, इफ एन एजेंट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करता है अपना प्रिंसिपल का आइडेंटिटी, तो हिज प्रिंसिपल एज वेल एज थर्ड पार्टी में रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आफ्टर, तो हिज प्रिंसिपल एज वेल एज थर्ड पार्टी में रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता है तो एजेंट खुद ही अपने तरफ से डीलिंग करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया। आफ्टर डिस्क्लोजिंग आइडेंटिटी ऑफ प्रिंसिपल, थर्ड पार्टी इज राइट टू रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद है मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे ही वो थर्ड पार्टी को पता लगा, अच्छा ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से मना भी कर सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल, बढ़िया पॉइंट है। When one man third party makes a contract with another, neither knowing nor having reasonable ground to suspect that other is agent। भाई एक बंदा दूसरे के साथ डीलिंग कर रहा है, लेकिन उसको कहीं डाउट ही नहीं हुआ कि ये सामने वाला बंदा जो है वो एजेंट है, प्रिंसिपल नहीं है, अदर देन इज एजेंट। द प्रिंसिपल कैन ऑब्टेन सच परफॉर्मेंस ऑन दैट कंडीशन विच आर डिसाइडेड बिटवीन एजेंट एंड अनदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जैसे मान लो मेरे बिहाफ पे मैंने आपको अपॉइंट किया, अब आप थर्ड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन यही मान के चल रहा है कि आप ही प्रिंसिपल हो और आपने उसके साथ डील कर लिया, तो अभी जो कंडीशन आप दोनों के बीच में डिसाइड हुआ होगा उनको मैं भी एग्जीक्यूट करवा पाऊंगा, है ना। क्लियर बोला है, द प्रिंसिपल कैन ऑब्टेन सच परफॉर्मेंस ऑफ दैट कंडीशन जो डिसाइड हुई थी एजेंट और थर्ड पार्टी के अंदर, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। अच्छा, राइट ऑफ अ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल, वेयर द एजेंट इज पर्सनली लायबल, अ पर्सन डीलिंग विद हिम मे होल्ड आइदर हिम और हिज प्रिंसिपल और बोथ ऑफ देम लायबल। ठीक है भाई, अब जहां पे जिन कंडीशन में एजेंट पर्सनली लायबल हो रहा है उनमें हो सकता है कि प्रिंसिपल अगर अप्रूव कर दे तो आप प्रिंसिपल को लायबल कर सकते हो, नहीं तो फिर एजेंट, और कुछ कुछ केसेस में दोनों ही को आप रिस्पॉन्सिबल कर पाओगे, खास करके जब अनडिस्क्लोज में वो डिस्क्लोज कर देता है कि भाई ये मेरा प्रिंसिपल है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इस पॉइंट के साथ ये पॉइंट अगर मैं मतलब आपको याद हो तो मैंने सेम पॉइंट पढ़ा हुआ है, राइट ऑफ अ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल इंड्यूसिंग एजेंट और प्रिंसिपल टू एक्ट। यानी जब पहले से डिसाइडेड था कि प्रिंसिपल को लायबल कर रहा है तो फिर आप एजेंट को नहीं कर सकते, और जब एजेंट को करना है तो प्रिंसिपल को नहीं कर सकते। याद आया पॉइंट आपको? व्हेन ए पर्सन हु हैज मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन एजेंट, समझना, इंड्यूसेस द एजेंट, मतलब पॉइंट अलग अलग है, बस मैं कह रहा हूं इनको अगर आप साथ पढ़ेंगे तो भी ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पर्सनली लायबल की बात हो रही है कि भी किसको लायबल करना है। तो व्हेन ए पर्सन हु हैज मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद एन एजेंट, एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और एजेंट को आपने इंड्यूस किया, इंड्यूस द एजेंट टू एक्ट अपॉन द बिलीफ दैट द प्रिंसिपल ओनली बी हेल्ड लायबल, तो फिर आप एजेंट को लायबल नहीं कर सकते। और जब आपने ये भरोसा दिलाया था प्रिंसिपल को कि भाई हम सिर्फ एजेंट को लायबल करेंगे, तो फिर आप प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हो, ये अपने को ध्यान में रखना है। इस पर आपको मैंने बढ़िया सा एग्जांपल भी देके बताया था कि भाई एजेंट को आपने इंड्यूस किया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ डीलिंग रहेगी हमारी, और रिस्पॉन्सिबल जो है वो प्रिंसिपल होगा, क्योंकि आपको पता है वो तो एजेंट है। तो ऐसे में अब कुछ गड़बड़ हो गया तो बाद में एजेंट को लायबल नहीं कर सकते, ठीक है। सेम उसी तरह से अगर आप ये सोच करके चले थे कि भाई हम तो एजेंट के साथ ही डील करेंगे, प्रिंसिपल कोई भी होगा भाई तुम्हारा, हम तो तुम्हारे साथ डील कर रहे हैं, लायबल भी तुमको करेंगे, तो फिर आप प्रिंसिपल को नहीं कर पाओगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। प्रीटेंड एजेंट, इफ द प्रिंसिपल रेटिफाइज एक्ट एज एजेंट ही हैज नो लायबिलिटी। अगर प्रिंसिपल ने उसके काम को रेटिफाई कर दिया तो फिर उसकी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर प्रिंसिपल ने रेटिफाई करने से मना कर दिया, जो पहले भी पढ़ चुके थे, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ही बिकम्स पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर एनी लॉस और डैमेजेस कॉस्ट टू हिम। तो अब ये खुद पर्सनली लायबल हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। पर्सन, इसमें बहुत सारे पॉइंट है बच्चे लोगों, छोटे छोटे। पर्सन फॉल्सली कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंट, इफ अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पर्सन as an agent while he is contracting for himself, then he cannot demand performance। याद करो उस पॉइंट को। if a person contract with a third person, एक पर्सन दूसरे के साथ डील करता है, किसी के साथ जाके डील करता है और अपने आप को किसी और का एजेंट बता रहा है, जबकि एक्चुअली वो एजेंट नहीं है, वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, बराबर, वो खुद ही प्रिंसिपल है बस। तो सर एजेंट क्यों बना होगा वो? याद करिए, मैंने आपको कहा था कई बार ऐसा लगता है कि यार शायद हम डायरेक्टली ये डील नहीं कर पाएंगे,
तो हमने किसी और के नाम से हम वहां डील करने के लिए पहुंच गए, जबकि एक्चुअल में डील हम खुद ही करना चाह रहे हैं। तो लॉ कहता है भाई यहां आपने थोड़ा एजेंसी रिलेशन गड़बड़ा गया, ठीक है, तो उस केस में आप फिर परफॉर्मेंस का डिमांड नहीं कर पाओगे। बट ऑब्वियस ये पता लगने के बाद है। तो पर्सन फॉल्सली कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंट, तो इफ अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पर्सन एज एन एजेंट, बराबर, तो थर्ड पर्सन के साथ डील कर रहे हो एजेंट वाइल ही इज कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आप खुद के नाम मतलब खुद के लिए वो डील करना चाह रहे हो, क्या तो ये रहे हो सर मैं उसका एजेंट हूं और मैं आपके साथ आपकी ये गुड्स परचेस करना चाह रहा हूं या ये चीज सेल करना चाह रहा हूं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट आपका खुद का ही है, तो आप ये परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर पाओगे, अपने को ध्यान में रखना है। नाउ express or imply act of principal, if principal by his words or conduct induce third person to believe that such act and obligation were within the scope of agent authority, क्या आया, the principal is bound even for the act beyond the authority of agent। यहां पे वो एग्जांपल मेरा एकदम सूट करता है। यही का एग्जांपल था कि मैंने एजेंट को ऑथोराइज किया था 50,000 में गुड सेल करने के लिए और बकायदा मैंने उसको लेटर इशू किया है, उसमें 50,000 तो लिखा हुआ रहेगा नहीं, ये इशू किया है कि ही इज माय ऑथोराइज्ड पर्सन, तो मतलब एक्सप्रेसली मैंने थर्ड पार्टी को भरोसा दिला दिया कि मेरा एजेंट है। अब मेरे एजेंट ने ये चीज 40,000 में अगर बेच दी तो भी मैं उससे बाउंड हूं, मुझे 40 में वो गुड्स देने ही पड़ेंगे, भले एजेंट ने अपना ऑथोरिटी से बियॉन्ड काम कर लिया, अपने को ध्यान में रखना है। हाँ ये चीज जरूर है, मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय और फ्रॉड कमिटेड बाय एजेंट अंडर हिज ऑथोरिटी have the same effect agreement made by such agent as if such misrepresentation or fraud has been made or committed by the principal within the authority। अगर एजेंट का कोई भी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन रहता है तो थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। हाँ ये जरूर है कि बाद में प्रिंसिपल एजेंट से कॉम्पनसेट कराएगा अगर उसी ने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया हो, अदरवाइज क्लियर बोला है have the same effect on agreement made by such agreement as if such misrepresentation or fraud had been made or committed by the principal। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर है, सही है। अब कुछ सरकमस्टांसेस बचे लोगों जहां एजेंसी का टर्मिनेशन होता है, रिवोकेशन ऑफ ऑथोरिटी बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने खत्म कर दिया, एजेंट ने खुद ने रिजाइन कर दिया, या एजेंसी का बिजनेस कंप्लीट हो गया, या प्रिंसिपल और एजेंट का डेथ या इंसेनिटी हो गया तब भी, या प्रिंसिपल का इंसॉल्वेंसी अगर हो जाए तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन 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 बहुत जबरदस्त पॉइंट है बच्चे लोगों, इररिवोकेबल एजेंसी, बस थोड़ा सा पार्ट अपना और है, टॉपिक खत्म होने जा रहा है, बहुत फास्ट हम लोगों ने कर लिया है। एजेंसी इज कपल्ड विद इंटरेस्ट, समझिएगा, इफ एजेंट हैज इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी अदर देन रेम्यूनरेशन, तो प्रिंसिपल जो है कैनॉट रिवोक इज ऑथोरिटी नॉर इट कैन बी टर्मिनेटेड, भले ही फिर इंसेनिटी और डेथ या इंसॉल्वेंसी ये क्यों नहीं हो जाए, इंसेनिटी डेथ इंसॉल्वेंसी कुछ भी हो जाए, वो एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट ब्रीच नहीं होगी। याद करो, एक एग्जांपल लिया था मैंने कि मैंने आपको 5 करोड़ रुपया उधार पे दिया है, ठीक है, अब आपको चुकाना है लेकिन आप चुका नहीं पा रहे हो, तो आपने क्या किया कि अपना एक प्रॉपर्टी सेल करने के लिए मुझे अपना एजेंट बना दिया ताकि मैं वो प्रॉपर्टी सेल करूं और बदले में कमीशन तो मिलेगा ही, प्लस मेरा लोन का पैसा भी उससे रिकवर हो जाए। दिस इज कॉल्ड एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। ऐसा सेम 2-3 एग्जांपल अपने को दे रखे, बुक में भी है, अपनी वाली में भी, स्टडी मैट में भी। तो ऐसे में अब ये एजेंसी मेरा कंसेंट के बगैर टर्मिनेट नहीं होगा, भले इंसेनिटी हो, डेथ हो, इंसॉल्वेंसी हो, कुछ भी हो भाई, ये खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है ना। प्रिंसिपल कैनॉट रिवोक एजेंसी, ये दोनों पॉइंट बच्चों एक जैसे थे। Principal cannot revoke the agency, leaving the agent to face the liability which was already done. या principal cannot revoke the authority given to his agent after authority has been partly exercised। एक जैसे पॉइंट है, आप मेरे एजेंट हैं, मेरे कहने पे आपने 10,000 की गुड्स परचेज कर लिए, मेरे कहने पे, मेरा एजेंट बनाने के बाद, अब वो भले अपने खुद के नेम से किया, आपने मेरे नेम से किया, जैसे पर्सनल लायबिलिटी आपने क्रिएट कर ली, या मेरे नाम से आपने गुड्स परचेज कर लिए, थर्ड पॉइंट में चला जाएगा। जो काम हो चुका है उसके लिए एजेंसी टर्मिनेशन नहीं होगी। मैं फ्यूचर के लिए मना कर सकता हूं, अब आपसे मेरे एजेंट ही और मेरे लिए कुछ मत परचेज करना, तो बात समझ में आता है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हो गया, जो लायबिलिटी क्रिएट हो गई, उसके लिए एजेंसी रिवोक नहीं होगी बच्चे लोगों। सेम जैसा बेलमेंट में था कि भी आपने इंडैमिनिटी गारंटी में था, गारंटी आपने वापस ले भी लिया, तो भी जो ट्रांजैक्शन हो चुका है उसके लिए तो आपका गारंटी चालू रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। टर्मिनेशन रिवोकेशन का इफेक्ट क्या होगा, where agencies for any time periods the principal or agent as the case may be। अगर आप उस टाइम से पहले एजेंसी को खत्म कर रहे हो, चाहे प्रिंसिपल कर रहा है तो वो एजेंट को, और एजेंट कर रहा है तो प्रिंसिपल को कंपनसेट करेगा, कोई अगर उसके पीछे कॉज नहीं था, ऐसे ही खत्म कर दिया तो। बट ऑब्वियस है रीजनेबल नोटिस मस्ट बी गिवन, चाहे रिवोक कर रहे हो चाहे वो रिजाइन कर रहा है, रेजिग्नेशन मतलब रेजिग्नेशन, अदरवाइज एक दूसरे को डैमेजेस आपको देना पड़ेगा। रिवोकेशन
एक्सप्रेस इम्प्लाइड, जो आपका रेजिग्नेशन था वो भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो सकता है। आप काम पे नहीं गए, दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, प्रिंसिपल ने आपकी जगह किसी और को अपॉइंट कर दिया, तो एक्सप्रेस इम्प्लाइड कैसे भी हो सकता है। टर्मिनेशन का बच्चों एजेंट के लिए इफेक्ट कब होता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज टू हिम। जैसे यहां से लेटर लिखा, अपना एक लेटर वाला क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, लेटर मिला, पढ़ा, उससे पहले ट्रांजेक्शन कर लिया, तो जैसे ही एजेंट को पता लगेगा तब एजेंसी का रिवोकेशन माना जाएगा। और थर्ड पर्सन के लिए कब माना जाएगा? जब थर्ड पर्सन के नॉलेज में आए। तो उसके कई बार होता है कि एजेंट के नॉलेज में तो आ गया, लेकिन फिर भी उसने थर्ड पार्टी के साथ डील कर लिया जिसको पता ही नहीं था इस बारे में, तो प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा, फिर भले वो एजेंट से रिकवर करे। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल का डेथ और इंसेनिटी, द एजेंट इज बाउंड टू टेक द बिहाफ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज लेट प्रिंसिपल ऑल रीजनेबल स्टेप फॉर कंप्लीशन ऑफ एजेंसी। जो भी बचा हुआ काम वाम करना है, सेटलमेंट करना है, वो सब इनको करना रहेगा। लीगल हेयर के बेस पर एजेंट कंप्लीट करेगा, अपने को ध्यान में रखने का है। आखिरी पॉइंट बच्चे लोगों, बहुत पॉपुलर, सब और सब्स्टिट्यूट। बहुत तुम लोग आपस के अंदर जो है इसमें इन दोनों के अंदर बहुत कंफ्यूज होते हो, बराबर। तो इतना इसमें कंफ्यूज होने का नहीं है भाई, बहुत अच्छा पॉइंट है। सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय और एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट, है ना। ओरिजिनल एजेंट के अंडर में ही होता है। और नॉर्मली डेलीगेट कांट डेलीगेट, अपने को पता ही है, लेकिन इसमें अपन क्या करते हैं कि लॉफुली आप अपॉइंट कर सकते हो, सब एजेंट वगैरह अपॉइंट होते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। अब सब एजेंट अगर प्रॉपर्ली अपॉइंटेड है तो प्रिंसिपल उसके काम के लिए लायबल रहेगा, और अगर बिना प्रिंसिपल की ऑथोरिटी के आपने उसको अपॉइंट किया है तो फिर प्रिंसिपल बाउंड नहीं होगा, फिर वो जो एजेंट है वो खुद ही बाउंड रहेगा, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक बार अगर एजेंट को टर्मिनेट किया तो उसके अंडर के जितने सब एजेंट्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगे। तो होता यह है कि भी एक प्रिंसिपल है वो अपॉइंट करता है एजेंट को, और एजेंट अपने अंदर जो अपॉइंट करता है दे आर कॉल्ड सब एजेंट, ठीक है। जबकि एक प्रिंसिपल है, उसने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट अपनी जगह पे जिसको लेके आता है वो कहलाता है सब्स्टिट्यूट एजेंट। समझिएगा, कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि एजेंट ने ही अपॉइंट कर दिया एक पर्सन को अपना काम करने के लिए, तो भी वो सब्स्टिट्यूट है। एजेंट ने अपॉइंट कर दिया या एम्प्लॉयड बाय एजेंट, तो ये मतलब मत समझ लेना सब एजेंट है ना। आपको चेक ये करना है क्या उसने कुछ काम अपने पास रखा और कुछ काम आगे डेलीगेट किया, दिस इज कॉल्ड सब एजेंसी। या अपना काम एज इट इज है, कुछ डेलीगेशन हो गया तो सब एजेंसी है। लेकिन अपना पूरा काम आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया, पूरी आपकी जगह पे कोई आकर के काम कर रहा है, इट इज अ मैटर ऑफ सब्स्टिट्यूट एजेंट, अपने को ध्यान में रखना है। तो वेयर द प्रिंसिपल अपॉइंटेड एजेंट, इफ दैट एजेंट आइडेंटिफाई अनदर पर्सन, तो क्वेश्चन में कई बार लिखा हुआ आता है कि एजेंट ने एम्प्लॉय कर दिया, तो एजेंट एम्प्लॉय वर्ड का मतलब आती है सब एजेंट मत समझ लेना, देखना काम क्या हैंडओवर किया उस पर डिपेंड करेगा। तो वो आइडेंटिफाई करता है अनदर पर्सन को कैरी आउट द एक्ट ऑर्डर्ड बाय द प्रिंसिपल, तो अपना काम पूरे किसी को ट्रांसफर कर दे। वो पॉपुलर क्वेश्चन अपना ऑक्शन सेल, केस मैंने जीता क्लाइंट का, मकान हम जीत गए, मैं उसका एजेंट था, तो उसने बोला कि सर ये मकान का ऑक्शन भी आप कराओ, तो मैंने बोला मैं नहीं कर सकता, मैं एक दूसरे पर्सन को एम्प्लॉय कर देता हूं। तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि प्रिंसिपल का कंसेंट होता ही है, तो वो आपस में उनका मैटर हो गया, ठीक है। मेरी ड्यूटी इतनी है एज एजेंट कि मुझे एक रीजनेबल पर्सन की तरह से, प्रूडेंट पर्सन की तरह से, डिलीजेंस दिखाते हुए एक बढ़िया पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए था, एक ऐसा पर्सन जो ईमानदारी से काम करता हो, उतना मेरा लायबिलिटी बनेगा, बस ये अपने को ध्यान में रखना है। तो एजेंट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट और नेग्लिजेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, बराबर एजेंट लायबल नहीं है अगर उसने एक्सरसाइज किया था डिलीजेंस एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाइल सेलेक्टिंग। तो सेलेक्ट करते वक्त जितना मैं प्रूडेंस दिखा सकता था उतना मैंने दिखाया, तो सब्स्टिट्यूट एजेंट के काम के लिए एजेंट कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर से। तो बच्चे लोगों, ये बहुत फटाफट में आपको मैंने सारे सेक्शन रिवाइज करा लिए, और एक और धमाकेदार बात मैं यहां पे कर लेता हूं, आपके साथ में मैं 8-9 क्वेश्चंस आप लोगों को स्टडी मैट के अंदर देके रखे हुए हैं, तो आइए इन क्वेश्चंस को भी एक बार रिवाइज कर लें ताकि आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाए। चलिए, तो अगले 10 मिनट में अपन ये खत्म कर लेंगे। ए अपॉइंट एम एज अ माइनर एज इज एजेंट, क्या बात है, माइनर को अपॉइंट कर दिया भाई, और उसको प्राइस देने का बोला है कि 700 रुपए से कम में बहुत सेल नहीं करना। अभी आपको सेम एग्जांपल मैंने दिया था, एजेंट ने 350 के अंदर ही डी को सेल कर दिया, क्या सेल वैलिड है? 100%। सोगा भी कहता है, हम भी कहते हैं वैलिड है। अब एम और डी का लीगल पोजीशन क्या होगा भाई? डी के पास तो ओनरशिप आ ही जाएगी, ठीक है, एम बाउंड नहीं होगा। अगर एम की जगह कोई दूसरा एजेंट होता तो जितना नुकसान हुआ है ए को, वो बट ऑब्वियस है एजेंट से रिकवर करता, लेकिन यहां नहीं कर पाएगा वो। एम इज नॉट लायबल टू ए बिकॉज वो माइनर है। माइनर का पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बराबर से। तो 184 का पूरा प्रोविजन आपको लिख देना है।
Any person, even a minor, may become an agent. No person who is of majority or sound mind can become an agent. वो एजेंट को रख नहीं सकता है, मतलब प्रिंसिपल नहीं हो सकता है. तो if a person who is not competent is appointed agent, the principal is liable to the third party. तो डी को तो गुड टाइटल मिल ही गए हैं, क्लियर हो गया. और नुकसान भी आप एजेंट से नहीं भी रिकवर कर पाओगे, अपने को ध्यान में रखना है बच्चों. करेक्ट इनकरेक्ट. रेडिफिकेशन ऑफ एजेंसी इज वैलिड इवन इफ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल इज डिफेक्टिव. सवाल ही नहीं, अगर डिफेक्टिव नॉलेज है तो 198 कहता है प्रिंसिपल वहां पे रेस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं, अगर आपने फैक्ट छुपाए हैं तो. आइए थर्ड क्वेश्चन. राहुल, अ ट्रांसपोर्टर, वॉज इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग टमेटोज फ्रॉम रूरल फार्म टू अ सिटी बाय अश्विन. ये इधर क्वेश्चन था भी एमटीवी वगैरह में भी. ड्यू टू हैवी रेन राहुल को 2 दिन ज्यादा रुकना पड़ गया, टमाटर खराब हो जाते तो नियर बाय मार्केट में कम पे सेल कर दिया. क्या यहाँ पे अश्विन जो मालिक है उसको जो लॉस हुआ वो राहुल से रिकवर कर पाएगा क्या? नहीं जी, इमरजेंसी वाला मैटर हो गया, ये 189 लग जाएगा बच्चों. तो इसमें कई लोग एजेंसी बाय नेसेसिटी लिख देते हैं. जी नहीं, नेसेसिटी में इस तरह की चीज में हमने उसको एजेंट नहीं बनाया था. वो नॉर्मल गुड्स थे और उसने लुक आफ्टर करते हुए अपना काम किया तो अपने आप एजेंसी बन गई. यहां तो ये पहले से ही हमारा एजेंट है, लेकिन अपने पावर के बाहर जाकर के वो काम कर रहा है, बियॉन्ड काम कर रहा है. तो इधर इमरजेंसी वाला पॉइंट लगाना 189, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखोगे, बराबर. तो बिल्कुल यहाँ पे विल नॉट सक्सीड नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी प्रूडेंस में उसने सेल किया, तो अपने को ध्यान में रखना है. चलिए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बच्चों, 215 216 के क्वेश्चन है. आहूजा ऑफ दिल्ली एंगेज मिस्टर सिंह. अपने नोट्स में भी सेम क्वेश्चन है. टू बाय हाउस इन वेस्ट एक्सटेंशन एरिया. मिस्टर सिंह ने खुद ने, मतलब एजेंट ने खुद ने 20 लाख में परचेज किया अपने नॉमिनी के नाम से, फिर खुद ने कर लिया 24 लाख में, और फिर अपने प्रिंसिपल को 26 लाख में बेच दिया. तो 20 का चीज 26 में बेचा बच्चों, 6 लाख का घपला. प्रिंसिपल को पता लगेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता है, जितना एक्स्ट्रा कमाया उतना वापस भी रिकवर कर सकता है ना. तो यही आपसे पूछा है. मिस्टर आहूजा लेटर कम्स टू नो अबाउट द मिसचीफ. तो बताओ कितना अमाउंट रिकवर कर सकता है क्या? तो 215 216 का पॉपुलर प्रोविजन आप लोगों को लिख देना है बच्चों. ये देखो, कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, और जो भी बेनिफिट एजेंट ने लिया वो रिकवर भी कर सकता है. तो 6 लाख रुपए वो यहाँ पे रिकवर करने का राइट रखेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है. चलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों. कमेंट, प्रिंसिपल इज नॉट ऑलवेज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ सब एजेंट. तो पूरा सब एजेंट यहाँ पे आप समझा दीजिए. डेलीगेट्स नॉट डेलीगेटी वाला जो अपना पॉइंट था, और सब कुछ आप समझा सकते हैं. थ्योरी पोर्शन है, ज्यादा डिटेल में मुझे बात आप लोगों से इस पे नहीं करनी. मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस अभी कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं. ABC sell its product through some agent and it is not the custom in their business to sell the product on credit. Okay, ठीक है, ABC लिमिटेड सेल करती है प्रोडक्ट को, लेकिन कस्टम नहीं है कि आप उधार में सेल करो. मिस्टर पिंटू, वन ऑफ द एजेंट, सोल्ड गुड्स ऑफ ABC लिमिटेड टू पारुल प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट. ऐसा भी एक क्वेश्चन था शायद. विच वॉज इंसॉल्वेंट एट द टाइम ऑफ सेल. अरे सेल के टाइम पे दिवालिया था और फिर भी आपने उधार में माल बेच दिया, जबकि बेचना ही नहीं था, कस्टम में भी नहीं था. दोनों गलतियां, दो गलतियां. ABC लिमिटेड ने बट ऑब्वियस है अपने एजेंट के ऊपर सूट फाइल कर दिया, जो भी उनको लॉस हुआ पारुल प्राइवेट लिमिटेड को बेचने से. तो ये भी क्वेश्चन था अपना एमटीपी वगैरह में. तो क्या ABC लिमिटेड इधर सक्सीड होगी? क्या लगता है बच्चे लोगों? बट ऑब्वियस है कि प्रिंसिपल के डायरेक्शन को आपको फॉलो करना चाहिए, और डायरेक्शन अगर नहीं होते है ना तो आपको कस्टम फॉलो करना चाहिए, है ना. एब्सेंस ऑफ डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द कस्टम. और इधर कस्टम थे कि आपको क्रेडिट में सेल नहीं करना था, नहीं तो फिर आपको जो भी लॉसेज हुए उसके लिए आप लायबल रहोगे. तो प्रेजेंट केस में जो नहीं करना था वो किया. तो मिस्टर पिंटू मस्ट मेक गुड द लॉसेस टू ABC. मतलब जो भी ABC लिमिटेड का नुकसान है वो मिस्टर पिंटू को भरना पड़ेगा, अपने को ध्यान में रखना है. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. अजहर कंसाइन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फॉर सेल टू अजीज. अजीज जो है अपना वो एम्प्लॉयड रहीम. ओके, आप देखना बच्चों, ये क्वेश्चन भी देखो. अजहर कंसाइन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फॉर सेल टू अजीज. उसने इसको गुड्स भेजे. अजीज ने एम्प्लॉय किया रहीम को रेपुटेटेड ऑक्शनियर टू सेल द गुड्स कंसाइन टू हिम थ्रू ऑक्शन. ऑक्शन में बेचने के लिए. तो अब ये एम्प्लॉय वर्ड आते ही मैक्स लोगों को लगता है सर सब एजेंट है, सब एजेंट है. बच्चों देखो, अपना पूरा काम उसने हैंडओवर कर दिया, सब्स्टिट्यूट एजेंट हो गया ये. तो अजीज ऑथोराइज रहीम टू रिसीव द प्रोसीड. उसको उसने पैसा भी उसी को रिकवर करने के लिए बोला 45 डेज के अंदर, है ना. रिकवर कर ले, 45 दिन में ट्रांसफर कर देना. रहीम जो पर्सन नया अपॉइंट हुआ, उसने गुड सोल्ड किया ऑक्शन में 2 लाख में, लेकिन ट्रांसफर करने से पहले वो दिवालिया हो गया. हमने यहां पे पूछा क्या ये जो अजहर का एजेंट अजीज है, क्या इसको हम रेस्पॉन्सिबल कर सकते हैं क्या? बच्चों क्लियर बोल दिया कि उसने एक रेपुटेटेड पर्सन को अपॉइंट किया था, इसका मतलब डिलीजेंस यूज किया, तो अब उसका लायबिलिटी क्यों बनेगा भाई? तो 195 में बच्चों सब्स्टिट्यूटेड एजेंट पूरा समझाओ.
बढ़िया तरीके से समझा, ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला पॉइंट लिखो। और यहाँ पे अजीज हैज एक्सरसाइज सेम अमाउंट ऑफ डिलीजेंस ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन दिखा था, सो ही शैल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल टू अदर फॉर द प्रोसीड ऑफ द ऑक्शन। 2 लाख रुपए वो मेन प्रिंसिपल को देने के लिए लायबल नहीं होगा। बच्चों अपना अगला क्वेश्चन, अरे साड़ी वाला क्वेश्चन है भाई, ये तो आपको पता ही है। आर इज द वाइफ ऑफ पी, शी परचेज साड़ी ऑन क्रेडिट ऑफ, और ये कौन है भाई, क्रेडिट फ्रॉम, फ्रॉम कौन है, किससे गया, नली, नाली, पता नहीं क्या क्या नाम लिखा है, जो भी है भाई। नाली डिमांडेड द अमाउंट फ्रॉम पी, हस्बैंड से पैसा मांगा, हस्बैंड ने मना कर दिया, उसने लेकर के केस ठोक दिया हस्बैंड के ऊपर। तो बताओ बिल्कुल यहाँ पे सक्सीड करेगा भाई, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूं वाइफ यहाँ पे एजेंट मानी जाएगी लाइफ के नेसेसिटीज के लिए हस्बैंड की, और वो क्रेडिट पे उस हस्बैंड का क्रेडिट को प्लेज पर रख भी सकती है। प्रोविजंस आप लोगों को पता है, नोट्स वगैरह में सारे पॉइंट आपको देके रखे हुए हैं, तो अपने को एज इट इज लिखने का है। आखिरी क्वेश्चन बचे लोगों, भूपेंद्र बोरोड अ सम ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम अतुल। भूपेंद्र ने अपॉइंट किया अतुल को एज इज एजेंट टू सेल हिज लैंड एंड ऑथोराइज हिम टू अप्रोप्रिएट द अमाउंट ऑफ लोन आउट ऑफ द सेल प्रोसीड। क्या बात है। तो भूपेंद्र ने पैसा उधार ले रखा है अतुल से, और फिर अतुल को ही अपना एजेंट बनाया कि भैया जमीन बेच दे और जो भी पैसा है उससे अपना लोन भी कवर कर लेना, एजेंसी कवर्ड विद इंटरेस्ट। बाद में भूपेंद्र एजेंसी को रिवोक करता है, नहीं कर सकता है एजेंसी का रिवोकेशन, क्योंकि इररिवोकेबल एजेंसी हो जाएगा जब भी ये इररिवोकेबल है, क्योंकि यहां उसका इंटरेस्ट है अदर देन रेम्यूनरेशन, तो एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट हो गया ये, तो है ना। तो ये देखो कपल्ड विद इंटरेस्ट हो गया, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, और ये कभी भी एंड नहीं होती, वेदर डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी कुछ भी हो जाए, तो रिवोकेशन ऑफ एजेंसी इज नॉट लॉफुल, ये अपने को आंसर में लिखना पड़ेगा। तो बच्चे लोगों ये आपका पूरा एजेंसी जो है वो भी यहां आकर के हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देख लिए हैं, रिवीजन भी आप लोगों ने कर लिया है, तो जबरदस्त तरीके से अपना तैयारी चालू रखिए, आगे फिर आप लोगों से लगातार मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय।